हेलो दोस्तों, कैसा आप सभी लोग। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड के यूनिट सेकंड के बारे में। और ये हमारी एक वन वीडियो शॉर्ट है, मतलब इस एक ही वीडियो में आपकी यूनिट सेकंड कंप्लीट कर दी जाएगी, जो हमारी काफ़ी लेंदी यूनिट है। तो यहाँ पे हमारे बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं। पहला हमारा आता है फिनॉल, सेकंड हमारा आता है एरोमेटिक अमीन्स एंड थर्ड हमारा आता है एरोमेटिक एसिड। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे और जो इनकी टाइमिंग्स होंगी वो आपको यहाँ पे मतलब मिल जाएगी चैप्टर वाइज। तो जो भी आपको देखना हो एक एक करके भी आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेंदी वीडियो होने वाली है। बाकी आपको ये तो पता ही है कि ये बार जो हम करा रहे हैं नए वाले आपको नोट, ये आपको क्रैश कोर्स के अंदर मिल रहे हैं, जो हमारे वेबसाइट ऐप केयरवेल फार्मा पे आपको इनकी नई वाली पीडीएफ मिल जाएगी। तो इसमें बेसिकली हम क्या करा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे आपको करा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मतलब सिलेबस तो लगभग आपका सारा कवर हो ही जाता है, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाइज मिलता है। यानी कि एग्जाम में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये आता है, तो आपको कितने पेज भरने हैं, कैसे लिखने हैं, क्या लिख के आना है, इन सब का आइडिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमारा पहला आता है फिनॉल, और फिनॉल के अंदर कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल। यानी कि फिनॉल को कैसे बना सकते हैं और फिनॉल के द्वारा हम क्या क्या बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा कई बार देखने को मिल जाता है, लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा हो जाता है वाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मानो कि ऐसे क्वेश्चन हमारे लगभग हर बार आते हैं और ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे फिनॉल हमारा एसिडिक है तो क्यों है ये बताना है। उसके बाद कुछ हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, जब उनको अगर हम फिनॉल के ऊपर अटैच करते हैं तो वो फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। ये बात आपको इस क्वेश्चन में बतानी होती है। उसके बाद हमारे कुछ शॉर्ट में आ जाते हैं जैसे स्ट्रक्चर एंड यूजेस, तो ये बेसिकली हमारे 2 नंबर वगैरह में आ जाते हैं। कई बार इनको मिलाकर जो है 5 नंबर में भी दे देते हैं। देन हमारा सेकंड आता है एरोमेटिक अमीन्स के ऊपर। तो यहाँ बेसिकली बात की जाती है अमीन्स की बेसिसिटी के बारे में। जैसे हमने फिनॉल के एसिडिटी के बारे में बात की थी, सेम हमारे अमीन्स बेसिक होते हैं, तो इनकी बेसिडिटी के बारे में बात की जाती है कि आखिर ये बेसिक होते क्यों हैं। उसके बाद अगर इन अमीन्स के ऊपर हम कुछ टच कराते हैं, कुछ अटैच करते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट लगाते हैं, तो उनकी बेसिसिटी हमारी बढ़ जाती है या घट जाती है, उसके बारे में बात करनी होती है। देन इसमें हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है अराइल डाई एजोनियम साल्ट। तो ये इसी का एक हमारा कंपाउंड होता है, उससे हम क्या क्या यूजेस कर सकते हैं, उसके सिंथेटिक यूजेस के बारे में यहाँ हमको पढ़ना होता है। और लास्ट में हम बात करते हैं अपने एरोमेटिक एसिड्स के बारे में। तो यहाँ भी बेसिकली हमें जो एरोमेटिक एसिड है उनकी सिंथेसिस बतानी पड़ती है कि कैसे उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक टॉपिक हमारा इसमें आता है बेंजोइक एसिड, जो एरोमेटिक एसिड का एग्जाम्पल है, उसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। चलिए, तो अब डायरेक्टली हम जो अपने फिनॉल के बारे में बात करते हैं। अब फिनॉल के जो हमारे क्वेश्चंस है ना, उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन फिनॉल के बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में फिनॉल हमारे क्या होते हैं। इसको समझ के आपको आगे वाले क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखो, आपको ये बात पता है कि जितने भी हमारे इस वाली ऑर्गेनिक में जो कंपाउंड्स हैं वो सारे के सारे, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही होगी, और ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात हो रही है। तो जब भी आपको इसको डिफाइन करना होगा ना, आप इसके स्ट्रक्चर के बेस पे आप इसको डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे जो हमारा फिनॉल होता है, तो वो हमारी एक बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर यहाँ पे OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको अटैच मिल जाता है। तो जब भी आपको इसको डिफाइन करना है तो कैसे लिखोगे, फिनॉल फिनॉल आल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, इसके बारे में बात करेंगे, इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारा एक एरोमेटिक है, सिंपल बात है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, जो अटैच होता है हमारा बेंजीन रिंग के साथ में। यानी कि सिंपल आपने उसके स्ट्रक्चर के बेस पे उसकी डेफिनेशन बना दी कि एक हमारी बेंजीन रिंग है, उसके साथ एक हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, और इसी को हम यहाँ पे फिनॉल बोल देते हैं। बाकी इसको अगर और सिंपल तरीके से समझना है तो जैसे यहाँ देखो, ये हमारा बेंजीन था, तो बेंजीन में हमारे 6 हाइड्रोजन होते हैं, बाकी कार्बन हमारे 6 होते हैं, और इस तरह पूरा प्रेजेंट होता है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम किसी भी एक हाइड्रोजन को, मान लो हमने इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम इसकी जगह कोई OH ग्रुप को ऐड कर देते हैं, जैसे मान लो यहाँ हमने लगा दिया, तो ये हमारा बन जाता है फिनॉल। यानी कि आप इसको इस तरह भी रिप्लेस कर सकते हो कि व्हेन एन बेंजीन ग्रुप, व्हेन वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस्ड बाय एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन बेंजीन रिंग, दैट्स नोन एज अ फिनॉल। यानी कि फिनॉल को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फिनॉल बनके तैयार है। अब इसकी कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, आपके सारे काम आते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर वेट हमारा इसका होता है C6H5OH, और इसका मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 94.11 ग्राम पर मोल। अब इस फिनॉल को हम जो है कार्बोलिक एसिड नाम से भी जानते हैं। अब अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके हिस्ट्री वाले पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमारे जो फादर ऑफ एंटीसेप्टिक थे, चलो किसको पता है ये आप कमेंट करके बताओ, उन्होंने क्या बोला था अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि जो आप सर्जरी करने जाते हो उसके जो इक्विपमेंट वगैरह है, यूटेंसिल वगैरह
वगैरह हैं, जो भी आप सीजर्स वगैरह हैं, उनको आप पहले 5% ऑफ कार्बोलिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करो, जिससे वो प्योर हो जाएंगे, उसके स्टेरलाइज हो जाएगा, मतलब जो बैक्टीरिया वायरस हैं उससे मर जाते हैं। यानी कि हम ये समझ रहे हैं कि जो हमारा फिनॉल था उसी को हम यहाँ कार्बोलिक एसिड बोलते हैं, और यही एक्चुअल में हमारा एज अ एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो बेसिकली ये हमारा कलरलेस है, येलोइश क्रिस्टल या फिर लिक्विड हो सकता है, यानी कि या तो क्रिस्टल फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसका कलर मोस्टली कलरलेस ही होता है। बाकी कुछ कुछ कंपाउंड हमारे कलरलेस है, येलोइश कलर के भी आपको दिखेंगे। इसके बाद बात करें इसका थोड़ा सा पंक्चुएंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, थोड़ा अजीब सा ही आपको देखने को लगेगा। इसके बाद बात करें तो ये हमारे जैसे वाटर जो पानी होता है ना, उसमें बहुत ही मॉडरेट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल हो जाएंगे लेकिन इतने अच्छे से नहीं होते हैं। इसके अलावा जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, जैसे हमारे जो ऑयली नेचर के लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होंगे, उनमें ये बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है। तो जो हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल वाले हैं उनमें बहुत मॉडरेट डिसॉल्व होता है। इसके बाद इसको जरूरी बातें, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा होता है 40.5 डिग्री सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा होता है 181.7 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारी इसकी डेंसिटी होती है वो होती है 1.07 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिक इंट्रो हो गया कि फिनॉल एक्चुअल में हमारा क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वेट क्या है। अब हम बात करते हैं फिनॉल के अंदर आने वाले पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन या फिर सिंथेसिस एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और फिनॉल के द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो, दो बातें आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है, जब भी, इसके लिए नहीं, हमारे हर टॉपिक के लिए है, जब भी हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन के अंदर आपको क्या याद रखना है कि हमारा ओवरऑल टारगेट है कि हमें जो भी हमारा कंपाउंड है, जैसे यहाँ फिनॉल है तो हमें फिनॉल बनाना होता है, तो सिंपल आपको ए याद रखना है, आपने किसके साथ रिएक्शन की बी याद रखना है, और आपको लास्ट में यहाँ पे फिनॉल बना के तैयार कर देना है। तो आपके सामने एक बात होती है कि बस आपको ये याद रखना है किससे हमने क्या रिएक्ट करवा रहे हैं। और जब हमारी बात आती है केमिकल रिएक्शन के ऊपर, तो वहाँ पे आपको क्या होगा कि फिनॉल आपके पास स्टार्टिंग में है जो आप बनाना होता है, देन आपको याद रखना है कि फिनॉल को हम किसके साथ रिएक्ट करवा के और कौन सा कंपाउंड हम बना सकते हैं, यानी कि पहले में हम फिनॉल को कैसे बनाएंगे, दूसरे में हम फिनॉल के द्वारा क्या क्या बना सकते हैं। इस तरह आप इनको डिफाइन और इनको याद कर सकते हो। पहले हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको सबसे पहले क्या करना है कि फिनॉल को डिफाइन कर देना है, जो हमने यहाँ ऊपर किया था इसलिए मैंने यहाँ नहीं किया। आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दोगे, देन आप हेडिंग डालोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे देयर आर सेवरल मेथड्स थ्रू विच वी कैन प्रिपेयर फिनॉल, यानी कि फिनॉल को बनाने के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मेथड है जिनसे हम फिनॉल को बना सकते हैं। तो बेसिकली आपको पहले बल्क यहाँ पे इस तरह से लिस्ट वाइज लिख देना है, देन आप एक एक करके सबको डिफाइन करोगे। पहला हमारा आता है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सेकंड हमारा आता है डो प्रोसेस, थर्ड हमारा आता है क्यूमिन प्रोसेस, फोर्थ हमारा आता है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले हम अगर बात करें फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड के बारे में, तो देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली इससे समझ लेते हैं, अगर आपको याद हो तो जब हमने अपनी पहली यूनिट में बेंजीन के बारे में पढ़ा था, तो हम बेंजीन की जब रिएक्शन करवा रहे थे यहाँ पे सल्फोनेशन, तो बेंजीन हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना रहा था। वही सेम फंडा है कि यहाँ हमने लिख लिया, आप चाहो तो यहाँ से भी रिएक्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड यहाँ बन के तैयार है। अब इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं अपने NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन के टाइम पे कौन किस में टूटता है। तो अगर यहाँ NaOH को देखेंगे तो यहाँ पे हमारा Na पॉजिटिव में जाता है और OH नेगेटिव में जाता है। सेम यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो SO3 नेगेटिव में जाता है और H हमारा पॉजिटिव में जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे चिपकता है, नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे। तो Na पॉजिटिव हमारा क्या होता है, SO3 नेगेटिव के पास चल गया और देखो क्या लग गया, SO3 और Na पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारा ये कंपाउंड बनके तैयार हो गया। अब यहाँ से हमारा बचा H और यहाँ से हमारा बचा OH, तो ये OH और H H2O की फॉर्म में हमारे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा बन जाता है सोडियम बेंजोइड सल्फोनेट, यहाँ पे NaTeS सल्फोनेट है, जो एक हमारा साल्ट होता है। साल्ट क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यहाँ पे हो जाते हैं। जब हमारा ये बन जाता है देन यहाँ पर हम इसकी फिर से रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और इस बार हम इसके यहाँ पे 2 मोल लेते हैं। अब देखो 2 मोल को अगर देखोगे तो यहाँ पे Na2 के फॉर्म में हम इसको अगर देखें तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो OH2 है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक OH ये है, एक OH ये है। हमने थोड़ा समझने के लिए इस तरह लिख लिया। अब समझो होता क्या है, सबसे पहले ये Na2 हमारा क्या करेगा, इस SO3 के साथ रिएक्शन करके इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल दिया, Na2SO3 हमारा बाहर निकल गया। अब देखो कि बचा क्या क्या, तो यहाँ हमारा Na पॉजिटिव बचा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा बचता है OH। अब यहाँ पे हम इससे एक H2 को बना सकते हैं। तो हमने मान लो H2O, यानी कि 2 H और 1 J चाहिए, तो हमने इतना एरिया निकाल दिया H2O की फॉर्म में, ये हमारा कट गया। अब हमारा सिर्फ बचा O, तो ये O हमारा क्या करता है, यहाँ पे इसको रिप्लेस करता है। SO3 जो निकलता
है और हमारा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ पे ये लग जाता है और इसका नाम होता है सोडियम फिनॉक्साइड। ये आप याद रखना, आगे भी आपके काम आएगा। तो यहाँ पे देन सेकंड बार जब इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार हो जाता है। देन हम इसकी देन यहाँ पे क्या करवाते हैं, एसिडोफिकेशन यानी कि एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं। और जब हम रिएक्शन करवाएंगे, देखो HCl है हमारा, अब HCl में H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूटता है। तो सिंपल सी बात है कि Na हमारा अलग होगा तो Na और Cl नेगेटिव हमारा बाहर निकल जाता है और ये H हमारा इसके साथ लग जाता है। क्योंकि हमें ये तो पता था कि ओवरऑल टारगेट हमें यहाँ फिनॉल बनाना है, तो यहाँ पे O के साथ हम क्या करेंगे, भाई N के साथ Cl को तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे OH बनाना है यानी कि फिनॉल। तो इस H को हम इस O के साथ जोड़ देते हैं और हमारा OH बन जाता है और यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl की फॉर्म में हमारा बाहर निकल जाता है। इस तरह हमारे यहाँ रिएक्शन कंप्लीट होती है और हमको फिनॉल देखने को मिल जाता है। थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। बेंजीन सल्फोनिक एसिड हाइड्रोक्साइड के साथ हमारा सोडियम बेंजोएट सल्फोनेट, फिर हमारा यहाँ हाइड्रोक्साइड के साथ में हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, देन हमारा एसिडिफिकेशन पे फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। सेकंड हमारी यहाँ पे रिएक्शन आती है डॉ प्रोसेस। अब देखो डॉ प्रोसेस में एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं अपने क्लोरोबेंजीन के बारे में। तो हमें क्या है, ओवरऑल फिनॉल बनाना है, ये तो हमको पता है। तो हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन को लेते हैं और क्लोरोबेंजीन को अगेन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अब देखो आपको ये पता है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, यहाँ पे हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। कैसे बनता है, तो यहाँ से जो NaOH का हमारा ये है ना, तो ये H हमारे Cl के साथ निकल के HCl की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा जो हमारा ONA है वो यहाँ पे आके लग जाता है और सोडियम फिनॉक्साइड हमारा O नेगेटिव और Na पॉजिटिव में लग जाता है। अब आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन हमारी ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से पूरा का पूरा ONA आके लग रहा है, यहाँ से H निकल रहा है, यहाँ से Cl, तो ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि यहाँ पे आधा आधा डिसोसिएट होकर लग रहा था। इसीलिए जो ये वाली रिएक्शन है ना, ये हमारी एक हाई टेम्परेचर और एक हाई प्रेशर में की जाती है। तो डॉ प्रोसेस में आपको ये लिखना इंपॉर्टेंट है कि इट एट हाई टेम्परेचर यानी कि 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटॉमिक प्रेशर, ये भी एक हमारा हाई प्रेशर हो गया। इस पर हम इस रिएक्शन को करवाते हैं जिससे हमारे यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनकर तैयार होता है। देन फर्दर हम इसको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यानी कि HCl के साथ में। और नीचे देखो डाइल्यूट लिखा है ना, तो डाइल्यूट का मतलब होता है वाटर। तो या तो आप यहाँ पे सिंपल HCl लिख दो और नीचे आप H2O लिख दो, तब भी ये वैलिड है, या आप डायरेक्टली डाइल्यूट HCl लिख सकते हो। तो जब इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na हमारे Cl के साथ NaCl की फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकल जाता है और हमारा जो H है वो फिर से हमारे यहाँ रिप्लेस करके फिनॉल बना देता है। यानी कि बहुत जगह आपको लगभग सेम भी देखने को मिलता है जो आपके आगे काम आने वाला है। थर्ड हमारे यहाँ पे आता है क्यूमिन प्रोसेस। अब देखो क्यूमिन प्रोसेस में हमको क्यूमिन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो क्यूमिन एक हमारा सब्सटेंस है या कंपाउंड है जिसमें बेंजीन के ऊपर हमारा एक तरह से यहाँ पे CH3 लगा होता है। अब देखो यहाँ पे हो रही है हमारी ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं, ऑक्सीडाइज करवाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो एयर के अंदर से ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो एयर है ना, वो एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन की तरह काम करती है। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O2 की हम रिएक्शन क्यूमिन के साथ करवाते हैं, देखो हो क्या रहा है, ये सेम है, ये सेम है, ये CH2 जो है ना, इनके बीच में हमारे ये दोनों ऑक्सीजन आके ऐड हो जाते हैं। तो क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है और यहाँ पे ये बेंजीन है CH3 और यहाँ देखो COOH और यहाँ पे CH3, इस फॉर्म में हमारा क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनके तैयार हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे क्या कराते हैं, यहाँ पे हम इसकी कराते हैं एसिडोफिकेशन। अब एसिडोफिकेशन वही मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको HCl के साथ रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। अब यहाँ पे क्या होता है, तो जब हम इसकी एसिडोफिकेशन करवाते हैं, देखो होता क्या है, यहाँ से पूरा का पूरा हमारा एसीटोन बाहर निकल जाता है। अब ध्यान से सुनो हुआ क्या क्या। एसीटोन का फॉर्मूला याद रखो, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखोगे इसमें से तो ये CH3 बाहर निकल गया, ये CH3 बाहर निकल गया, ये जो हमारा C है इसमें से एक, देखो इस COH को अगर आप देखोगे गौर से, ये हमारा कार्बन होता है और इसके ऊपर ये डबल बॉन्ड O होता है और इधर हमारा OH होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा मतलब इस तरह से ये बॉन्ड हमारा बना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा बॉन्ड बनने के लिए क्या होता है कि ये इस तरह अटैच होता है, यानी कि CH3 और इसके साथ OOH हमारा जो आगे जाके लग जाता है। तो अब क्या होगा कि ये पूरा देखो यहाँ से ये ब्रेक डाउन होगा और ये C11O की फॉर्म में ये पूरा एसीटोन हमारा बाहर निकल जाएगा और जो OH बचता है वो हमारा इसके साथ यानी कि यहाँ आगे डायरेक्टली अटैच हो जाता है। तो हमारा बन के तैयार हो जाता है फिनॉल, क्योंकि हमें ओवरऑल बनाना क्या था, फिनॉल। तो ये हमारा फिनॉल बन गया और एसीटोन हमारे यहाँ पे बाहर हो जाता है। अब हमारे यहाँ पे फोर्थ आता है फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको ये याद रखना कि बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट क्या होता है। तो साल्ट बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। अब बेंजीन हमारा हो गया, डाईएजो का मतलब होता है कि यहाँ पे दो नाइट्रोजन के बारे में बात हो रही होगी और इसमें जो नाइट्रोजन है वो इस तरह क्या होते हैं, आपस में अटैच होते हैं। तो ये जो हमारा बन गया इसको हम डाईएजो बोलते हैं। अब डाईएजोनियम, इसको हम डाईएजोनियम बोलेंगे, साथ में हमारा क्लोराइड है तो Cl हमारे यहाँ अटैच होता है। तो ये जो हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड है, इसको जब हम गर्म करते हैं यानी कि बॉयल करेंगे पानी के साथ में, तो हमारी जो N2 गैस है वो लिबरेट हो जाएगी और हमारा फिनॉल बनके तैयार हो जाएगा। अब हुआ क्या ये समझते हैं।
तो देखो यहाँ पे हमारा N2Cl नेगेटिव है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये हमारा बेंजीन है। अब देखो जब हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से हमारा ब्रेकडाउन होता है, हमको पता ही है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन होकर ये पूरा हमारा हट जाता है, और इस H2O में से यहाँ पे क्या होता है, H और OH नेगेटिव होता है, तो ये OH हमारा क्या होता है, यहाँ पे आकर अटैच हो जाता है। तो पहले नंबर पे OH हमारा यहाँ लगा और हमारा फिनॉल बन के तैयार हो गया, बात खत्म। अब बाकी का क्या हुआ, तो यहाँ से जो NO2 है Cl और यहाँ से एक H बचा, तो ये Cl हमारा क्या होता है, इस H के साथ मिलके HCl की फॉर्म में बाहर निकलता है, और जो हमारा बचा N2 वो हमारा N2 गैस की फॉर्म में लिबरेट होती है। तो इस तरह कुछ भी हमारा वेस्ट नहीं जाता, जब हम इसको गर्म करते हैं तो हमारी N2 की गैस निकल जाती है, HCl बन जाता है, और हमारा बाकी का फिनॉल बन के तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ मेथड फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट्स। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल के बारे में। हमने ये तो समझ लिया कि फिनॉल हमारा कैसे बना। अब हमारे पास जब फिनॉल बन के तैयार हो गया तो अब हम ये समझेंगे कि इस फिनॉल की मदद से हम और क्या क्या बना सकते हैं। तो ये भी आपको लिखना पड़ता है, और इसके लिए हमने यहाँ पे टोटल 5 रिएक्शन लिए हैं। पहला आपको मिल जाएगा साल्ट फॉर्मेशन, और इसको आप याद रखो, ये मोस्टली जगह पे आपको कॉमन रिएक्शन मिलेगी और शॉर्ट और इंपोर्टेंट रिएक्शन है। तो पहला हमारा साल्ट रिएक्शन, फिर हमारी आती कॉल्वे रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन। तो ये दोनों ना नेम्ड रिएक्शन है, और इनको आप याद कर लो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नेम्ड रिएक्शन डायरेक्टली एग्जाम में कई बार आ जाती हैं। फिर हमारे यहाँ पे आता है नाइट्रेशन, और देन हमारी आती है रिडक्शन। एक एक करके अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं साल्ट फॉर्मेशन के बारे में। तो आपको ये बात पता होगी कि हम क्या करें, अगर हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा साल्ट बन के तैयार हो जाता है। अब जो हमारा फिनॉल है वो हमारा एसिड होता है, तो अगर हम इस फिनॉल को एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएं, मान लो हमने NaOH ले लिया, तो हमारा एक साल्ट बन के तैयार हो जाता है। तो वही हम यहाँ करवाएंगे कि फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक बेस है टू फॉर्म सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये हमने पहले ही भी देखा जब हम बना रहे थे कि ये हमारा फिनॉल है, और इसको हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये NaOH है, तो यहाँ पे Na पॉजिटिव और OH निगेटिव गया। यहाँ से हमारा H होगा, वो क्या करेगा, इस OH के साथ मिलकर H2O की फॉर्म में बाहर निकल गया, और ये Na हमारा इसके साथ जाकर चिपक जाता है, और ONa ये हमारा बनके तैयार हो गया, और ये हमारा एक सोडियम फिनॉक्साइड बनके तैयार है। सेकंड हमारी आती है यहाँ पे कॉल्वे रिएक्शन। अब कॉल्वे रिएक्शन में एक्चुअल में क्या होता है, इसको आपको याद भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा फिनॉल है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बनकर तैयार हो जाता है। जो हमने अभी पढ़ा था वो हमारी ये बस इसके आगे की रिएक्शन हमारी कॉल्वे है। तो ये तो हम समझ गए कि फिनॉल को NaOH क्या करवाएंगे, हमारा ये बनकर तैयार हो गया। अब आगे समझो कि क्या होता है, देन जो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड है उसको हम रिएक्ट करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हमारा सोडियम सैलिसिलेट बनकर तैयार हो जाता है। देखो ध्यान से सुनना कि जब हमारा सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा ना, ये वाला कंपाउंड आपको देखने को मिलेगा। अब कई जगह आपको यहाँ पे जो है H देखने को मिलता है, क्योंकि देखो ये ना हमारी बहुत स्टेप वाली मैकेनिज्म है, तो 2-4 जगह हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो कई जगह आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि NaOH और CO2 के साथ रिएक्ट करा के हमारा डायरेक्टली ये बन जाता है, या डायरेक्टली आपको Na और यहाँ पे H देखने को मिलता है। तो कुछ भी आप लिख के आ सकते हो, ये वाली रिएक्शन है, लगभग हमारी सब सेम है, क्योंकि मैकेनिज्म थोड़ा अलग है, तो जो स्टेप लोग उठा के यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हुआ, एक बार फिर से समझे, तो फिनॉल से हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन गया था, इसको हमने जब CO2 के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा सोडियम सैलिसिलेट ले बन के तैयार है। और इसमें क्या है कि हमारा ऊपर ONa जो यहाँ पे बन गया था फिनॉक्साइड का, और नीचे हमारा COO, और यहाँ पे Na वर्ड हमारा यहाँ जुड़ जाता है। अब ये एक्चुअल में आता कैसे, तो हमारा इसी वाले NaOH के साथ ही मिलकर आता है, क्योंकि ये हमारे स्टेप, मतलब ये दोनों स्टेप हमारे मिलके चलते हैं। और जब ये बन जाता है देन हम क्या करते हैं कि इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अब हाइड्रोलिसिस में कई बार इसको हम या H2SO4 के साथ करवा देते हैं, कई बार लोग यहाँ पे डायरेक्टली HCl और NaOH ले लेते हैं, कई बार हम इसको डायरेक्टली, देखो आप लोगों ने कई जगह जो H3O पॉजिटिव लिख के देखा होगा, तो इसका मतलब होता है कि H पॉजिटिव, इससे के साथ हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं यहाँ पे, मतलब इसके ब्रेकडाउन एक तरह से, और यहाँ पे H2O, तो ये हम करवाते हैं। तो जब हम इसको यहाँ जोड़ते हैं H2O के साथ जोड़ेंगे, यहाँ से क्या होगा, ये वाला Na और यहाँ से हमारा ये वाला Na, ये दोनों हमारे रिमूव हो जाएंगे, और इसकी जगह हमारे यहाँ पे H जुड़ के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा बन जाता है OH, और यहाँ भी हमारा बन जाता है COH, और ये हमारा बन जाता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को हम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड नाम से जानते हैं। और अगर आपको याद होना चाहिए तो ये जो हमारा है ना, इसको हम साइड चेन एरोमेटिक एसिड भी बोलते हैं, जो आपको आगे पता चलेगा। तो इसको हम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं। अब हमारे नेक्स्ट रिएक्शन आती है रीमर टीमर रिएक्शन। अब इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारा फिनॉल होता है ना, उसको हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हमारा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि वाटर के साथ मिला के। तो वही है कि या तो आप यहाँ पे NaOH और नीचे H2O लिख दो, या आप डायरेक्टली एक्वस NaOH लिख सकते हो। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, ये हमारा पूरा पूरा फिनॉल है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इधर हमारा CHO यानी कि एक एल्डिहाइड वाला जो ग्रुप वो आके यहाँ पे लग जाता है, तो सिंपल हमारा एल्डिहाइड यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। जब भी आपके रीमर टीमर रिएक्शन आएगी, सिंपल आपको फिनॉल की रिएक्शन करवानी क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मैं एक ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड मिलकर मिल जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा ऑर्थो वगैरह क्या होते हैं हमारे।
तो अगर हम इन दोनों ग्रुप में देखेंगे तो हमारा जो मेजर ग्रुप है वो हम इसको प्रायोरिटी देंगे, तो ये हमारा प्रायोरिटी वाला हो गया। तो इसके जो मेन ये हमारा की कार्बन है और इसके साइड वाले हमारे दोनों ऑर्थो होते हैं, फिर हमारे ये मेटा होते हैं, फिर हमारे पैरा होते हैं। तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे हमारा हाइड्रोक्सी लगा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्थो हाइड्रोक्सी। बाकी हमारे ये बेंजल्डिहाइड है और इसी को हम सैलिसैल्डिहाइड नाम से भी जानते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन के बारे में। तो जहां भी नाइट्रेशन हो ना, सिंपल आपको याद रखना है कि इसमें नाइट्रो ग्रुप को आपको ऐड करना है। तो सिंपल है कि जब फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे हमें दो मिक्सचर देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक होता है हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ये हमारा फिनॉल है और ये हमारा नाइट्रिक एसिड है HNO3। तो जब से रिएक्शन करवाएंगे तो इसमें से जो NO2 ग्रुप है वो हमारा यहाँ से निकल के यहाँ पे अटैच होता है। तो एक हमारा हो सकता है इस वाली जगह पे। तो आपको पता है कि बेसिकली वैसे हमारा की कार्बन इसको अगर हम मानते हैं तो ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, तो ये दोनों ऑर्थो हो गई, ये पैरा हो गई, और ये हमारा हो जाती है सॉरी ये ऑर्थो हो गई, ये हमारी मेटा हो गई, ये हमारी हो जाती है पैरा पोजीशन। तो एक हमारी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो लग जाता है तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, एक हमारा पैरा पोजीशन पे लग जाता है तो हमारा होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह हमारे यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल ये हमारे नाइट्रोजन में कंपाउंड बनके तैयार हो जाते हैं। देन हमारी लास्ट यहाँ पे रिएक्शन आती है रिडक्शन की, और रिडक्शन में आपको पता होगा कि जहाँ भी रिडक्शन होती है हम या तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं या जिंक डस्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फिनॉल है उसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं जिंक डस्ट के साथ में, हमें स्मॉल अमाउंट में बेंजीन देखने को मिलता है, ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेकिन स्मॉल अमाउंट में बेंजीन देखने को मिलता है। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे ये हमारा फिनॉल है और इसको हम जिंक के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, जो हमारा OH है ना, इसका जो O है हमारा वो यहाँ से रिमूव हो जाता है और H तो यहाँ पे हमारा लग के हमारा पूरा बेंजीन बनके तैयार हो गया। तो यहाँ से हमारा बेंजीन बन जाता है। अब जो यहाँ से ऑक्सीजन हमारा निकलता है वो इस जिंक के साथ मिलकर ZNO यानी कि जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो हमारा रिडक्शन में क्या हो रहा है, बेसिकली फिनॉल हमारा जिंक डस्ट का रिएक्ट करके बेंजीन और जिंक ऑक्साइड हमारा बना देता है और इसको हम यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करेंगे, हमारा रिडक्शन यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको सारी की सारी रिएक्शन यहाँ समझ आ गई होंगी। थोड़ी सी लेंदी थी लेकिन ये क्वेश्चन हमारा आता है और 10 नंबर में भी आ जाता है कई बार, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए मोर देन इनफ हो जाता है। यानी कि सिंपल यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको इसी तरह लिख के आना है अच्छे से, और ये केमिकल रिएक्शन आपकी यहाँ पे हो गई। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है फिनॉल का, व्हाई फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। तो देखो सिंपली क्या होता है ना, कई बार ऐसे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका आंसर लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि ये थोड़े रीजनिंग टाइप है और समझ नहीं आता कि भाई अब लिख कर क्या है इसके अंदर में। तो जो यहाँ लिखा है ना आप पूरा लिख कर आ सकते हो और आपका बिल्कुल सही होगा और अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल के बारे में। तो आप हेडिंग यहाँ डालोगे, मतलब ये तो मैंने थोड़ा हाईलाइट करने के लिए ऐसे डाला है, आप सिंपल पेन जो आपकी ब्लैक पेन होगी वहाँ से डालोगे एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देन आप यहाँ फिनॉल को डिफाइन करोगे, ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि फिनॉल इज एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कंटेन करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप को बेंजीन के साथ अटैच, जैसे ये हमारा हो गया फिनॉल। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि फिनॉल हमारा होता है एसिडिक इन नेचर, यानी कि फिनॉल हमारा एसिडिक है, ये हम अभी बोल रहे हैं, बिकॉज ऑन डिसोसिएशन इट रिलीज H पॉजिटिव आयन या फिर प्रोटॉन। यानी कि जब हम इसको हाइड्रोलिसिस यानी कि पानी के साथ जब हम इसको रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि हमारे यहाँ डिसोसिएट हो गए, हमारा ऑक्सीजन यहाँ पे रिलीज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, अगर मैं आपको पूरा इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताऊँ तो जैसे ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, बेंजीन है और इसके ऊपर हमारा OH लगा हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा OH होता है ना उसमें जो ऑक्सीजन है वो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो जैसे ये हमारा O है और ये हमारा H है। अब आपको ये पता होगा कि हमारा एक एक बॉन्ड यहाँ पे होता है जो शेयरिंग करके बना रहा होता है पूरा, ठीक है। अब जो ऑक्सीजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बाकी हमारा यहाँ पे जो बेंजीन के रिंग के साथ है ये हमारा लगा हुआ है। तो ऑक्सीजन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। अब ये तो पूरा का पूरा रिंग है तो यहाँ से तो नहीं खींच पाता, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इधर से इधर खींचता है और इधर से इधर खींचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर देखो जो हमारा इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो इलेक्ट्रॉन हमारा देता है उस पर हमेशा पॉजिटिव आता है। यानी कि देने वाला यहाँ पॉजिटिव में रहता है और लेने वाला हमारा नेगेटिव में रहता है। तो अब क्या होगा कि ये बॉन्ड हमारा उठकर इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है और जब ऐसा होता है तो जो हमारा ऑक्सीजन है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हमारा बाकी की पूरी हमारी बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो H पॉजिटिव है उसके पास कोई बॉन्ड ही नहीं रहा, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, तो इस पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आता है कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये जो हमारा बन के तैयार हो जाता है ना इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। और इसने एक्चुअल में क्या किया कि इसने रिलीज कर दिया एक तरह से हाइड्रोजन आयन को, यानी कि पॉजिटिव होता है तो उसको हम प्रोटॉन बोल देते हैं, तो इसने हाइड्रोजन आयन को रिलीज कर दिया। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हम इसको डिसोसिएट करते हैं, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारा पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव में रहता ही है, क्योंकि ये हमारा क्या होता है इंडक्टिव है कि यहाँ पे जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपनी तरफ इसको खींच के रखता है। तो इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव रहता है। अब क्या होगा कि जैसे ही हम इसको डिसोसिएट करेंगे पानी वगैरह में डाल के इसको हाइड्रोलिसिस करवाएंगे
तुरंत हमारा ये यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और ये सारा का सारा बॉन्ड हमारे इस ऑक्सीजन की तरफ आ जाता है और ऑक्सीजन पे हमारा बन के तैयार हो जाता है O नेगेटिव और हमारा जो प्रोटॉन है वो अलग हो जाता है और फिनॉल को यहाँ पे हम करवाते हैं तो हमारा फिनॉक्साइड आयन बन के तैयार हो जाता है। अब अगर आपको याद हो, आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा होगा, आपने फर्स्ट में वैसा पढ़ा होगा, अकॉर्डिंग टू आरहेनियस, हमारे जो आरहेनियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था एसिड बेस थ्योरी में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि जो सब्सटेंस यानी कि जो कोई हमारा कंपाउंड H पॉजिटिव आयन यानी कि हाइड्रोजन वाले आयन को रिलीज करता है ऑन डिसोसिएशन यानी कि डिसोसिएट होने पर, जो भी सब्सटेंस हमारा H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है या फिर प्रोटॉन को रिलीज करता है, वो सब्सटेंस हमारे एसिड होते हैं नेचर में। यानी कि जो सब्सटेंस हमारे H पॉजिटिव को रिलीज करेगा वो एसिड होता है और जो सब्सटेंस हमारा OH नेगेटिव को रिलीज करता है वो हमारे बेस होते हैं, सॉरी बेस होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा टूटा, तो भाई ये पूरा यहाँ से नहीं टूटा, ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ से टूटा, ये हमारा टूटा इधर से, और इधर से टूटने की वजह से हमारा जो H पॉजिटिव आयन है वो रिमूव कर गया और इस फिनॉल ने क्या किया कि जब ये डिसोसिएट हुआ तो इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज किया, तो इसी वजह से जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक हो जाता है नेचर में। और उसको प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे आरहेनियस की थ्योरी उठाई है कि आरहेनियस जी जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला था कि अगर कोई सब्सटेंस डिसोसिएट होने पे H पॉजिटिव आयन या फिर हाइड्रोजन को या हमारा प्रोटॉन को रिलीज करता है तो वो हमारा एसिड होता है। तो हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, हमने एक रिएक्शन लिखी कि फिनॉल को डिसोसिएट किया, हमारा ये निकला और हमने नीचे लिख दिया कि जो हमारे आरहेनियस थे उनके अकॉर्डिंग लिखते हैं ना, हैंस प्रूफ। जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे होगे तो जब आपको रेफरेंस लिखना होता है ना, जो आप प्रैक्टिकल फाइल लिखते हो, आप वहाँ पे इंडियन फार्माकोपिया के या कोई आप बुक का रेफरेंस दे देते हो। जैसे बहुत बच्चे आगे पढ़ते हैं कि भाई हमें तो उन सर ने बताया था ये तो हमारा ठीक होगा। जैसे आपने ये पढ़ लिया तो आप आगे चल के कोई पूछेगा आप क्या बोलोगे, भाई हमने केयरवेल से पढ़ा है और ये हमारा सही है, भाई उन्होंने बताया तो सही है तो सही है। तो उसी सिद्धांत का हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं कि हमें भाई आरहेनियस ने बताया था कि जो सब्सटेंस H पॉजिटिव देगा वो हमारा एसिड है तो एसिड है। तो हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया कि फिनॉल ने हमारा क्या दिया, भाई यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन देने के बाद हमारा H पॉजिटिव आयन दिया तो हमारा एसिड हो जाता है। तो इस प्रूफ से हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा फिनॉल है वो एसिड होता है। अब हमें ये बताना होता है कि जो फिनॉल एसिड तो है लेकिन वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, कि कितना एसिड है और उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे चलो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो कि आप ये एक हमारा बंदा, आप लोग बहुत अमीर हो और एक हमारा बंदा है जो मिडिल क्लास है। अब मान लो कि इसकी सैलरी हमारी 12 या 15 हज़ार है और यहाँ पे कोई बंदा 1.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है, सिंपल फंडा है। अब मान लो कि मैं गया और मैंने कहा कि भाई मुझे थोड़ा सा बोर्ड वगैरह लेना है, मुझे थोड़े से उधार रुपए दे दो। तो जब मैंने इनसे बोला कि भाई उधार रुपए दे दो, तो मान लो मैंने दोनों से मांगे, तो मुझे आसानी से उधार रुपए कौन दे देगा, ये वाला बंदा दे देगा क्योंकि इसके पास ज़्यादा है। अब उस पर मत जाना कि सर कोई नहीं देता ये नहीं देता, जस्ट लॉजिक को छोड़ो और जस्ट ऐसे इक्वेशन समझो कि सबसे आसानी किसको होगी, इसको देने में होगी। अब मान लो कि भाई मुझे 5,000 रुपये चाहिए थे या मुझे 10,000 रुपये चाहिए थे, इसने मुझे 10,000 रुपये दे दिए और इसके बाद इसके पास क्या बचे, 1,40,000 फिर भी बचे। इसने 10,000 दिए तो इस पर सिर्फ 5,000 रुपये बचे। तो अब स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है भाई, इस पर अभी भी 1,40,000 है और इस पर सिर्फ 5,000 बचे, तो स्टेबल कौन होगा, ये ज़्यादा होगा। सेम फंडा यहाँ पे काम करता है कि जब हमारा जो फिनॉल था और फिनॉल ने क्या किया कि इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया। मान लो इसने मुझे उधार रुपए दे दिए, उधार रुपए देने के बाद जो कंपाउंड हमारे यहाँ पे बचता है उसका फिनॉक्साइड आयन है, वो हमारा कितना स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है हमारी एसिडिटी पे। यानी कि अगर हमारा जो फिनॉक्साइड आयन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर ये अभी भी ज़्यादा स्टेबल है तो हमारी जो फिनॉल है उसकी एसिडिटी अच्छी होगी। अगर ये इसकी स्टेबिलिटी हमारी कम है तो हमारा जो फिनॉल होगा उसकी एसिडिटी हमारी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बंदा था, तो अगर इन दोनों में देखा जाएगा तो जो हमारा ए बंदा था उसने 10,000 देने के बाद भी 1,40,000 बचे हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद सिर्फ 5,000 बचे हैं तो इसकी स्टेबिलिटी हमारी कम है, क्योंकि अब 5,000 में ये नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, तो अब कुछ बचा ही नहीं है। तो भाई अब इसने मुझे दे दिया तो कुछ बचा ही नहीं है, वैसे थैंक यू सो मच। तो अब ये करेगा क्या भाई, तो इसी सिद्धांत का आप यूज़ कर सकते हो इसको समझने के लिए। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, आपको इस तरह लिखनी कि नाउ द एसिडिटी ऑफ फिनॉल आर डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। जो हमारा फिनॉक्साइड आयन बचा ना उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और वही है कि आफ्टर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन, जब इसने H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर दिया फिनॉल ने, तो फिनॉल हमारा बनाता है फिनॉक्साइड आयन। अब जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, हमारी फिनॉल की जो एसिडिटी है वो उतनी ज़्यादा होगी। यानी कि वही फंडा, जो हमारा फिनॉक्साइड है वो जितना स्टेबल, हमारी एसिडिटी उतनी ज़्यादा हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि फिनॉक्साइड आयन स्टेबल कितना है। तो जब हमने इसको चेक किया तो हमने पाया कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें तो भाई रेजोनेंस है। यानी कि जब हमने देखा कि फिनॉल है उसको जब हमने मतलब डिसोसिएट किया तो हमारा फिनॉक्साइड आयन में तय हो गया, और फिनॉक्साइड आयन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ध्यान से कि होता क्या है एक्चुअल में। अब ये नेगेटिव चार्ज है, यानी कि मान लो कि इस बंदे पे क्या है, इस पे 1,40,000 बचे थे और ये बैंक में थे। अब मान लो कि ये 10,000 इसने मुझे दे दिए एक चेक से अकाउंट में। अब इसको जरूरत पड़ती है कि भाई इसको कुछ और खरीदना है, वहाँ 10,000 का खर्चा हो रहा है। तो अब ये क्या करता है, फटाक से इसने अपने बैंक अकाउंट से या दूसरे अकाउंट से निकाले और उनको
दे दिया। 5,000 की जरूरत पड़ी, इसने फटाक से निकाल के दे दिया। अब मान लो कि यहाँ पर इसको बंदे को 10,000 की जरूरत पड़ी, तो इसके पास जब 5,000 ही है तो अब इसको और 10,000 की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करेगा, मुझसे कहेगा भाई वापस मेरे रुपए प्लीज वापस कर दे भाई, मुझे बहुत जरूरत है। यानी कि अब ये बंदा हो गया स्टेबल और ये बंदा अभी भी स्टेबल है, और ये हो गया अनस्टेबल। सेम फंडा यहाँ पे कि अब मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज जब किसी के ऊपर, क्योंकि एक एक्स्ट्रा चार्ज होता है ना नेगेटिव, इसने क्या किया एक्चुअल में, इसने क्या किया कि इसने हाइड्रोजन का जो आयन था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था, उसको अपने ऊपर ले लिया, और अपने ऊपर लेने की वजह से क्या है, इस पर एक एक्स्ट्रा चार्ज हो गया। अब ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा चार्ज क्या करेगा, इस एक्स्ट्रा चार्ज को इस रिंग के अंदर भेज देता है। तो अब देखो ये डिलोकलाइजेशन कैसे होती है ना, बहुत बच्चे कर नहीं पाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से देखना है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ पे क्या होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना, हमारा नेगेटिव चार्ज बदल जाता है बॉन्ड के अंदर। यानी कि देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा एक बॉन्ड ही तो था O और H के बीच में, तो ये जो पूरा बॉन्ड था ये हमारा कन्वर्ट हो गया, यानी कि पूरा बॉन्ड हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में ऑक्सीजन के ऊपर आके बैठ गया। यानी कि एक्चुअल में ये हमारा एक बॉन्ड होता है जो इसके ऊपर आके बैठ गया, और हाइड्रोजन के ऊपर हमारा माइनस हो गया। तो यहाँ पे जो नेगेटिव जब बॉन्ड से बन सकता है, तो नेगेटिव बॉन्ड को बना भी तो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो नेगेटिव है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस बॉन्ड को नीचे शेयर कर देता है, और जब नीचे शेयर करेगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है। अब जब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया तो ये कार्बन के पास 5 होते हैं, तो भाई हो तो सकते नहीं है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक हो जाता है, और ये पेंट ब्रेक होगा तो ये हमारा बॉन्ड क्या होता है, फिर से यहाँ नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा नेगेटिव चार्ज था वो नीचे गया, और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, तो ये तो हमारा स्टेबल हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो चार्ज हमारा इस वाले कार्बन से होकर इस वाले कार्बन पे आ जाता है। तो अब ये वाला कार्बन हमारा अनस्टेबल है, क्योंकि इसके पास क्या है, चार्ज हमारा एक्स्ट्रा है। तो अब ये क्या करेगा कि इसने क्या किया, ये फटाक से इधर जाके उस इलेक्ट्रॉन को बना देता है जो हमारा बॉन्ड बन गया, और जो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड था, ये हमारा यहाँ नेगेटिव में जाके चला जाता है। क्योंकि अब सिंपल देखोगे ये कार्बन है, अब अगर इधर बॉन्ड बना दोगे तो कार्बन के इधर भी बॉन्ड, कार्बन के इधर भी बॉन्ड 4, और कार्बन के इधर हाइड्रोजन भी अटैच है, तो यहाँ पे 5 हो जाते हैं, तो पॉसिबल नहीं होता ना। तो इसीलिए क्या होता है, अगर इधर ये बॉन्ड बनता है तो ये वाला टूटकर ये इधर नेगेटिव फॉर्म में चला जाता है, तो ये नेगेटिव इधर बॉन्ड बन गया, देखो बन गया, और ये नेगेटिव इधर नेगेटिव में आ गया, तो नेगेटिव आ गया। अब आगे सेम चलेगा, ये नेगेटिव वाला अब स्टेबल करने के लिए ये कार्बन इधर शिफ्ट कर देता, तो इधर ये इधर बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो बॉन्ड था ये हमारा इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन सेम होगा कि अब ये नेगेटिव क्या करेगा, इधर बॉन्ड बना देगा, और ये जो बॉन्ड था, क्योंकि अब इस वाले कार्बन के पास 5 हो गए, तो ये कार्बन क्या करेगा, इस बॉन्ड को दोबारा ऊपर शिफ्ट कर देगा, और यहाँ नेगेटिव फॉर्म में आ गया। तो अब अगर देखोगे ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव वाला जो एक्स्ट्रा था हमारे ऊपर, वो हमारा डोल रहा है, यानी कि घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर इधर, तो पूरा घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि किसी भी एक बंदे के ऊपर प्रेशर या लोड नहीं आ रहा है, और जब कोई एक बंदा थक ही नहीं रहा है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जैसे मान लो आप कहीं 5 दोस्त हो भाई, ABCD 5 हो मान लो, और आपको कहीं ट्रिप पे जाना है। अब आपके पास क्या है, 5 किलो का एक बैग है। अब मान लो जो 5 किलो का बैग है, अगर वो कोई एक बंदा ही पकड़ा रहे तो वो थक जाएगा ना। आपको 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का ट्रैक करना है, तो क्या होगा कि मान लो 1 किलोमीटर इसने चला लिया, फिर 1 किलोमीटर इसने चला लिया, फिर 1 किलोमीटर इसने चला लिया, फिर इसने, फिर बाद में 1 किलोमीटर इसने चला लिया, फिर इसने। तो अगर आप इस तरह से शिफ्टिंग करते रहोगे ना, तो कोई भी बंदा थकेगा नहीं, और सारे बंदे उस बैग को लेकर आराम से पहुंच सकते हो। लेकिन अगर किसी एक के ऊपर पूरा लोड रहा तो वो बंदा ध्वस्त हो जाएगा, क्षतिग्रस्त हो जाएगा, त्राही त्राही हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा है, तो वो ऑक्सीजन आगे भेजता है, और ये ऐसे शिफ्ट होता रहता है, और इस वजह से किसी भी बॉन्ड के ऊपर, किसी भी कार्बन के ऊपर, किसी भी ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहता ज़्यादा देर के लिए, और वो अपने आप को स्टेबल बना के रखता है। यानी कि डूबते को तिनके का सहारा, वो वाला हिसाब यहाँ होता रहता है, और ये आपस में सेफ रहते हैं। तो ये रीजन है कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है जिस पे ये नेगेटिव चार्ज था, वो अपने आप को स्टेबल बना देता है रेजोनेंस की वजह से। इस वाले को हम रेजोनेंस बोलते हैं, और रेजोनेंस में आपको बताया कि बेंजीन के 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक बार देखो इस जगह पे, इस कार्बन के बीच में, और एक बार देखो इसका पलट गया ना कि इस वाले पे है। अब ये जब घूमेगा ना आगे जाके, तो ये 5 स्ट्रक्चर बाद फिर से इस वाली पोजीशन पे चला जाएगा। तो इस तरह ये हमारा पूरा चलता रहता है, और किसी भी एक के ऊपर प्रेशर नहीं आता, और इसी रेजोनेंस की वजह से हमारा जो कंपाउंड है वो पूरा का पूरा स्टेबल रहता है, और जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा वो एसिडिक हमारा रहता है। तो सिंपल है कि इट हैज रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस फिनॉक्साइड आयन इज स्टेबल, एंड ड्यू टू दिस फिनॉल आर एसिडिक इन नेचर। अब इसके कुछ और रीजन अगर देखे जाएं, तो जो पीके वैल्यू है ना, वो हमारी डिसाइड करती है कि कोई बंदा हमारा कितना एसिडिक है और कितना बेस है। तो जो हमारा फिनॉल होता है उसका जो मतलब पीके वैल्यू है वो हमारी लगभग 10 होती है जहाँ पे। तो ये 10 वैल्यू हमारी इंडिकेट करती है कि फिनॉल हमारे वीक एसिड होते हैं। अब देखो जो फिनॉल है जब वो रिएक्ट करता है तो हमारा एक तरह से क्या है कि अगर देखो फिनॉल हमारा क्या होता है, एक एसिड होता है, हम लोगों को ये पता है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि अगर हम किसी एसिड को किसी बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट बनता है। तो हमें मान लो कि हम इसको नहीं मानते एसिड है, तो हम क्या करें, हम इसको एक बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। अगर इसने साल्ट बना दिया तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो इधर कंपाउंड था वो हमारा एसिड हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने फिनॉल को उठाया, उसको बेस के साथ रिएक्ट कराया, तो हमारा साल्ट बन के तैयार हो गया।
गया, और जब हमारा साल्ट बन गया तो हम इसको प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि भाई जो इधर कंपाउंड था वो हमारा एसिड था, क्योंकि एसिड को जब हमने बेस के साथ रिएक्ट कराया तो हमारा साल्ट बनकर तैयार हो गया। तो एक ये रीजन हो गया। उसके अलावा जो फिनॉल होते हैं वो हमारे एल्कोहल से ज़्यादा रिएक्ट होते हैं। अब जो नॉर्मल हमारे एल्कोहल होते हैं, अब जैसे फिनॉल, जो हमारा फिनॉल है उसमें यहाँ पे एरोमेटिक रिंग लगी है, उसके बाद OH है। अब जो हमारे नॉर्मल एल्कोहल है वो हमारे ROH होते हैं, यानी कि जिसमें मान लो CH3OH हो गया मीथेनॉल, CH2CH3OH हो गया हमारा इथेनॉल हो गया। तो इनसे ज़्यादा एसिडिक हमारे ये होते हैं फिनॉल। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि हमारा इनमें होती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से क्या है कि ये हमारे ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब मान लो हमारा ROH था, तो ROH में मान लो हमारा मीथेनॉल था CH3OH। अब ये जब डिसोसिएट होगा तो CH3 और O नेगेटिव में और H पॉजिटिव अलग हो गया। अब यहाँ पर ये O नेगेटिव अपना दुख दर्द किसके साथ बांटे, इधर तो सिर्फ कार्बन है, तो इसके पास कोई दुख दर्द बांटने के लिए है ही नहीं, तो ये हमारा कम स्टेबल होगा। और इसको इस तरह मान लो कि जो हमने यहाँ पे देखा था दूसरा वाला बंदा था जिससे मैंने उधार लिया था, ये मान लो हमारा एलिफेटिक वाले थे जिनमें मतलब रिंग नहीं होती है, एरोमेटिक नहीं होते हैं, वो वाले एल्कोहल हैं। और ये फिनॉल भी OH हमारा एक एल्कोहल ही तो होता है, तो ये हमारा एरोमेटिक है। तो ये एरोमेटिक वाले ज़्यादा स्टेबल है और नॉर्मल वाले हमारे कम स्टेबल होते हैं। और इनके पीछे हमारा रीजन किसका होता है, हमारा रीजन होता है रेजोनेंस का। ठीक है, तो वही हमारे यहाँ पे पूरा बताया गया है। अब हम यहाँ आगे बात करें तो एक हमारा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है। तो फिनॉल हमारा क्या होता है, जिसमें कार्बन के पास हमारी sp2 हाइड्रेशन होती है, और जो हमारे नॉर्मल वाले होते हैं उसमें sp3 हाइड्रेशन होती है। तो sp2 हमारे डबल बॉन्ड की वजह से और sp3 हमारी सिंगल बॉन्ड की वजह से होती है। ये बात आपको मैं पहले शायद बता भी चुका हूँ। तो ये हमारा सिंपल हो गया फर्स्ट यूनिट के अंदर। अब जो परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, देखो sp2 है तो टोटल हमारा 100% होता है। अब यहाँ पे 2 हमारे p के पास जाएंगे, एक हमारा के पास जाएगा, यानी कि तीनों के पास इक्वल पार्ट आएगा। तो अगर 3 को हम 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 33.33% हमारा कैरेक्टर एस के पास जाता है। अब हम बात करें sp3 के बारे में, तो sp3 में हमारा ये 4 पार्ट में डिवाइड होगा, 4 पार्ट में डिवाइड होगा तो 25% हमारा एस के पास मिलेगा। तो एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है वो हमारा उतना ज़्यादा एसिडिक होता है। तो अगर हम फिनॉल के बारे में बात करें तो फिनॉल में sp2 हाइड्रोजन थी, वो हमारा ज़्यादा एसिडिक था, और जो एल्कोहल था उसमें sp3 थी तो वो हमारा कम एसिडिक था। तो यहाँ भी ये प्रूफ हो जाता है कि भाई हमारा जो फिनॉल है वो हमारा ज़्यादा एसिडिक होता है। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। अब जो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ ना बेस, इसको याद रखना, ये आपके हर तरफ काम आने वाला है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है किसी भी कंपाउंड की, तो ये मान लो स्टेबिलिटी है। अब स्टेबिलिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी से। अब मान लो अगर किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, कैसे भी मान लो स्टेबिलिटी का ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी एसिडिटी है ना वो भी हमारी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब आपको एक बात पता होगी कि एसिड और बेस ये हमारे क्या है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अगर किसी की एसिडिटी बढ़ी हुई है तो उसका बेस हमारा ऑलरेडी कम हो जाएगा, और किसी की अगर बेसिसिटी बढ़ी हुई है तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे एसिडिटी बढ़ी हुई है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो एसिडिटी बढ़ी है तो हमारी जो बेसिसिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। अब अगर क्या होता है कि हम इसको अगर कंपेयर करें तो हमें यह समझ आ रहा है कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारी उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, और अगर एसिडिटी बढ़ गई तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। अब अगर हम इसको डायरेक्टली देखें तो हमें डायरेक्टली क्या मिल रहा है कि अगर किसी कंपाउंड की ऐसे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो उसकी बेसिसिटी हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, स्टेबिलिटी बढ़ी एसिडिटी बढ़ी, और एसिडिटी अगर बढ़ी तो बेसिसिटी कम होगी। तो सिंपल है कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो हमारी इसी से कनेक्टेड है तो हमारी बेसिसिटी भी कम हो जाती है। तो हमें यह समझ आ रहा है कि अगर किसी कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि जो हमारी बेसिसिटी है वो हमारी कम हो जाती है, लेकिन जो हमारी एसिडिटी है वो हमारी बढ़ जाती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक तरह से हो जाते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी से एसिडिटी तो डायरेक्टली बढ़ रहा है, लेकिन जो हमारी बेसिसिटी है वो हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि वो हमारी कम हो जाती है। ये फंडे आपको याद रखने हैं, बाकी सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अब एक बात और याद रखनी है, वो हमारी होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, अब जैसे मान लो ये हमारा फिनॉक्साइड आयन था, अगर इसके ऊपर O नेगेटिव है यानी कि इस पर एक ऑलरेडी हमारा चार्ज है। अब क्या हो कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड में जा जोड़ू, मानो मैंने इसमें एक A जोड़ा, आपको बाद में अच्छे वाला एग्जांपल भी बता दूंगा। मान लो मैंने अगर यहाँ पे A जोड़ा तो A क्या कर रहा है कि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो देखो यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। नेगेटिव का मतलब होता है कि इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पे अगर मैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने लग जाऊंगा तो इस पर लोड ज़्यादा हो जाएगा। अब जो रेजोनेंस हमारा चला था, अब ये एक इलेक्ट्रॉन को तो घुमा रहे थे, लेकिन यहाँ मान लो और 2-4 जगह जगह इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये हमारी रेजोनेंस इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि उसकी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो सिंपल समझे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी हमारी उतनी कम हो जाती है।
तो अगर हम पहले बात करें सब्स्टिट्यूट एक्चुअल में क्या होते हैं, तो जैसे ये हमारा पूरा फिनॉल था, तो हमने क्या देखा कि अगर इस एक एच की जगह OH लगा देते हैं तो हमारा ये भी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है, हमारा फिनॉल बन जाता है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अभी भी हमारे 5 हाइड्रोजन बचे हैं, तो अगर इन हाइड्रोजन की जगह पे कोई और ग्रुप आके लगता है तो वो क्या करेगा कि ये हमारा फिनॉल एसिडिक होता है, तो वो इसकी एसिडिटी को या तो बढ़ा देगा या फिर कम कर देगा। तो हमें यही चेक करना होता है कि कौन सा ग्रुप हमारी एसिडिटी को बढ़ा देता है और कौन सा ग्रुप हमारी एसिडिटी को कम कर देता है, इसी इफेक्ट को हमें पढ़ना होता है। तो यहाँ बेसिकली हमारे दो टाइप के ग्रुप होते हैं, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो जब हमारा ये डिसोसिएट हो जाता है तो जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो हमारा फॉर्म होता है, और वो फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है कि उसकी एसिडिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो आपको इसी तरह लेके आना, ये काफ़ी मतलब अच्छा वे है प्रेजेंट करने का, जिससे टीचर भी इंप्रेस आपके हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको फिनॉक्साइड आयन लिखना है। अब दो तरह के हमारे ग्रुप हैं, एक आप डाल लेना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक डाल लेना आप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। और ये अगर आप समझ गए तो हर क्वेश्चन में हमारा ये सेम ही होने वाला है। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को हम यहाँ पे रिलीजिंग ग्रुप भी बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो पहला काम क्या है कि ये हमारे वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। अब जैसे ये हमारा क्या है कि इस पर ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये आते ही इस पर इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा डोनेट करेंगे। अब पहले से किसी बंदे पे इलेक्ट्रॉन डोनेट है, अब उस पर तुम और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे तो दिक्कत होगी। अब जैसे जो एग्जांपल अगर हम यहाँ लें तो हमने इससे 10,000 ले लिए थे तो ये स्टेबल था, लेकिन अब मान लो कि हम इससे और लिए जा रहे हैं, हम कहेंगे भाई और दे दे, तू 1 लाख और दे दे, 40,000 और दे दे, तो ये बंदा और ज़्यादा डिप्रेस होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। ऐसा नहीं बोलूँगा कंगाल हो जाएगा, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या है हमारी और कम होती जाएगी। तो सेम है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा एक नेगेटिव चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब अगर डोनेटिंग ग्रुप इसको और इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी क्या होगी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, यानी कि इस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जरूरत से ज़्यादा हो जाएंगे। और जब इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन था तो वो हमारा यहाँ से रेजोनेंस में चल गया, लेकिन अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो हमारा रेजोनेंस भी काम नहीं करेगा, और उस केस में क्या होगा कि जो फिनॉक्साइड आयन है उसकी स्टेबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। और मैंने आपको इस वाले टॉपिक के पहले ही बता दिया था कि जो हमारी फिनॉक्साइड आयन है इसकी स्टेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है कि ये कितना ज़्यादा स्टेबल है या नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और इससे क्या होगा कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो हमारी कम हो जाएगी। और यही हमने अभी क्या जाना कि अगर स्टेबिलिटी कम हो गई देखो स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ेगी, और अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो हमारी एसिडिटी भी कम हो जाती है। तो सेम फंडा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, हमारी स्टेबिलिटी कम हो गई, और स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो हमारी एसिडिटी भी कम हो जाएगी। तो हमने सिंपल क्या देखा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं वो हमारे इस पूरे फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, और अगर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी तो जो हमारी एसिडिटी थी वो भी हमारी यहाँ पे कम हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्चुअल में हमारे फिनॉल की एसिडिटी को कम करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल जैसे अगर कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए, कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाए, कोई अमीनो ग्रुप लग जाए, कोई ईथर या फिर कोई एल्कोक्सी ग्रुप लग जाए। अगर मान लो यहाँ कोई मैं CH3 C2H5 ऐसा कोई भी ग्रुप जोड़ता हूँ तो वो हमारी इसकी एसिडिटी को कम करेगा, और अगर यहाँ मैं मान लो एक और OH ग्रुप को जोड़ता हूँ तो वो भी हमारी इसकी एसिडिटी को कम करेगा। अब वही यहाँ सिंपल फंडा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, अनस्टेबल हुआ और एसिडिटी हमारी कम हो गई। सेकंड हमारा यहाँ पे आता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अब विदड्रॉइंग ग्रुप में क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या हुआ कि ये विदड्रॉ कर रहा है, यानी कि रिली एक्सेप्ट कर रहा है। तो मान लो फिनॉक्साइड आयन पे पहले से एक नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये एक्चुअल में क्या करता है कि ये यानी क्या किया कि हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे बॉन्ड को लेके रखा है, यानी कि इस पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अब मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा बंदा आता है, वो कहता है भाई ला मुझे दे दे तू अपने इलेक्ट्रॉन, तू ज़्यादा भार उठा रहा है। वही सेम पढ़ना जो मैंने बताया कि यहाँ पे 5 लोग हैं। अब कोई यहाँ पे एक ऐसा बंदा छठवां आ गया, तो छठवां बंदा आके क्या बोलेगा, ला भाई मैं भी थोड़ी देर के लिए बैग पकड़ लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर वो भी थोड़ी देर के लिए बैग पकड़ेगा 1-2 किलोमीटर के लिए, तो और ज़्यादा लोगों को राहत मिलेगी। सेम फंडा यहाँ पे हुआ, जैसे पहले वाले में क्या हो रहा था जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था कि यहाँ पे एक बैग था, अब यहाँ पे एक बैग और आ गया। तो अगर एक बैग और आ जाएगा तो इन 5 बंदों को भी दिक्कत होगी कि भाई अब फिर से एक बैग और रखना पड़ेगा, तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। लेकिन यहाँ कोई ऐसा बंदा आता है, वो क्या कि ला भाई ये बैग मैं पकड़ लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये 5 बंदे रिलैक्स हो जाएंगे उस टाइम के लिए, और उनको बहुत अच्छा लगेगा, यानी कि उनकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे कि जो विदड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करते हैं, वो इस वाले इलेक्ट्रॉन जो इस पर एक्स्ट्रा था उसको विदड्रॉ यानी कि खुद ले लेते हैं, और जब खुद ले लेंगे तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का भार था, लोड था, वो हमारा कम हो जाता है। और उसी को हम यहाँ बोलते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो जाती है, यानी कि जो लोड था वो कम हो जाएगा, और इससे क्या होगा कि जब लोड कम हो जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। और ये हमने अभी देखा कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वही सिंपल स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाएगी, और स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ती है और हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो सिंपल है कि जो विदड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारी इस पूरे फिनॉक्साइड आयन की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, और एसिडिटी बढ़ने
की वजह से हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी भी हमारी बढ़ जाती है। अब इसके एग्जाम्पल हमारे हेलोजन हो गए, तो जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो हमारी इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। फिर हमारा नाइट्रो ग्रुप हो गया, फिर हमारा साइनाइड ग्रुप हो गया, CO ग्रुप, एरल ग्रुप, ये हमारी क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे और स्टेबिलिटी बढ़ती है तो हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमें क्या समझ आया कि जो डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारी फिनॉल की एसिडिटी को कम कर देते हैं, लेकिन जो विथड्रॉइंग ग्रुप है वो हमारी फिनॉल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो आई होप भाई इससे सिंपल आपको शायद ही कभी समझ आएगा। तो आपको फिनॉल पूरा अच्छे से क्लियर आउट हो गया। अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम बात करते हैं, ऑलरेडी भाई लेंथी वीडियो हो चुकी है। अब कितने लोग यहाँ तक देख रहे हैं, अच्छे से सपोर्ट करें भाई, कमेंट करके बताओ। और भाई आप इतना आ ही गए तो फिनॉल की डेफिनेशन आप कमेंट करके लिखो। अब हम पहले बात करें फिनॉल के क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में, तो बेसिकली 5 टेस्ट होते हैं। पहला हमारा आता है लिटमस टेस्ट। तो फिनॉल हमारा एक एसिड होता है और आपको पता होगा कि जो एसिड होते हैं वो हमारे लिटमस पेपर जो हमारा होता है उसको ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर क्या करता है कि जो फिनॉल हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है तो हम मान जाते हैं कि फिनॉल हमारा एसिडिक होता है नेचर में, पहला प्रूफ। सेकंड हमारा होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट, यानी कि जो हमारे क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं ये एक्चुअल में प्रूफ करवाते हैं कि जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक है या नहीं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं। सेकंड हमारा होता है फेरिक क्लोराइड टेस्ट। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि हम 5% फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, उसकी लगभग 1 से 2 ड्रॉप लेंगे और उसको फिनाइल सॉल्यूशन के साथ मिलाएंगे। तो देखो जब हमारा फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन होगा ना वो जब फिनॉल के साथ मिलेगा तो या तो हमें पर्पल, ग्रीन या ब्लू कलर मिलेगा। और अगर इन तीनों में से कोई कलर आता है तो ये इंडिकेट करता है कि भाई हमारा जो सॉल्यूशन के साथ हमने इसको मिलाया था वो हमारा फिनॉल ही था। तो फिनॉल जब फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन के साथ मिलता है तो हमारा पर्पल, ग्रीन या ब्लू कलर हमको देखने को मिलता है। थर्ड हमारा आता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो आपको पता होगा कि जो ब्रोमीन होता है उसको अगर मतलब उसका कलर होता है तो उसको जब हम क्या करते हैं कि वाटर के साथ मतलब फिनॉल के साथ जब ऐड करेंगे, यानी कि 1-2 ड्रॉप हम ब्रोमीन वाटर का लेंगे और इसको जब हम फिनॉल वाटर के साथ करवाते हैं तो हमारा जो वाटर है वो डीकलराइज हो जाता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं रहता। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिकेट करते हैं कि भाई जो हमारा फिनॉल था वो हमारे यहाँ प्रेजेंट है और फिनॉल ही हमारा है। और एक और बात कि हमारा ये वाइट प्रेसिपिटेट भी बनाता है जो हमारा ट्राई ब्रोमोफिनॉल करके ब्रोमीन के साथ मिला के, तो ये हमारा बनके तैयार होता है। फोर्थ हमारा यहाँ पे आता है सोडियम नाइट्राइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम सोडियम नाइट्राइड यानी कि NaNO2 का हम 10% सॉल्यूशन लेंगे और उसकी 1-2 ड्रॉप हम लेके हम फिनॉल के साथ मिलाते हैं। और जब फिनॉल के साथ मिलाएंगे तो अगर हमारा रेड, पिंक कलर अगर दिखता है तो हम मान जाते हैं कि भाई हमारा फिनॉल प्रेजेंट है। तो फिनॉल हमारा NaNO2 के साथ जब मिलता है तो हमें रेड या पिंक कलर देखने को मिलता है। आखिरी हमारा आता है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि फिनॉल हमारा एसिडिक नेचर का है, इसको हम कैसे पता लगाते हैं। तो आपको पता है फिनॉल अगर हमारा एसिड है तो वो हमारा बेस के साथ डिजोल्व होकर हमारा साल्ट फॉर्म करेगा। तो वही हम चेक करते हैं कि जब हम फिनॉल को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा साल्ट बन जाता है, और अगर बन जाता है तो हम प्रूफ मानते हैं कि हमारा जो फिनॉल था वो हमारा एसिडिक है। अब हम आखिरी में बात करते हैं कुछ स्ट्रक्चर एंड यूजेस के बारे में। तो पहले नंबर पे हमारा आता है फिनॉल। अब फिनॉल देखने में आपको इस तरह लग रहा होगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H5OH, C6H5OH और मॉलिक्यूलर वेट होता है 94.11 ग्राम पर मोल। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो ये हमारा प्लास्टिक, अडेसिव और रेजिन की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनमें भी, ये मैंने बोला ना कि भाई एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट वगैरह काम करते हैं। इसके बाद ये हमारे कई जगह पे पेन रिलीविंग जो मेडिसिन जैसे एस्प्रिन वगैरह होते हैं ना उसकी प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो जैसे अगर किसी को घाव वगैरह हो जाते हैं या स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में कोई इन्फेक्शन वगैरह लग जाते हैं, इसको प्रिवेंट करने के लिए भी हम इसका यानी कि फिनॉल का इस्तेमाल करते हैं। तो एज अ एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा जो इन सबको क्लीन करने में हमारी हेल्प करता है। तो डिसइंफेक्टेंट में जो हमारे फिनाइल वगैरह धोने वगैरह काम आते हैं ना वॉशरूम वगैरह में, फ्लोर धोने में, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे फिनॉल के काफ़ी अच्छे अच्छे यूजेस होते हैं। सेकंड हमारा आता है क्रिसॉल। तो जो क्रिसॉल होता है उसका फॉर्मूला होता है CH3 यानी कि एक हमारा मिथाइल ग्रुप और C6H5 एक हमारा OH, यानी कि जो हमारा फिनॉल है उसके साइड पे ऑर्थो मेटा पैरा, यानी कि इस जगह पे हम CH3 ग्रुप जोड़ देते हैं तो हमारा क्रिसॉल बन जाता है। अब इस जगह लगा तो हमारा ऑर्थो, ये मेन हो गया, इधर ऑर्थो, फिर इधर हमारा मेटा और नीचे हमारा पैरा। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे हमारा CH3 लगा होता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 108.14 ग्राम पर मोल। अब इसके यूजेस के बारे में बात करें तो हमारे एक स्ट्रॉन्ग जर्मिसाइड्स होता है, यानी कि जो हमारे जम्स वगैरह होते हैं उनको मारने का काम करता है। इसके अलावा अगर इसको हम लो कंसंट्रेशन में यूज़ करते हैं यानी कि कम में यूज़ करते हैं तो हमारा डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आता है। इसके बाद हम बात करें तो जो लकड़ियाँ वगैरह होती है ना उनको प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेगा। और जो हमारा ये होता है ना क्रिसॉल, जो फोटोग्राफी वगैरह लोग करते हैं ना तो उसमें जो मतलब बनाए जाते हैं सब्सटेंस, फोटो वगैरह वैसे बनाए जाते हैं, उनमें डेवलपर करने मतलब ये फोटोग्राफी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बाद बात करें तो हमारा हर्बिसाइड की तरह भी काम करता है, जो हमारे हर्ब्स वगैरह को खाते हैं उनको भी मारने का काम करता है। और तो क्रिसॉल, तो ये हमारा हो गया क्रिसॉल के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिसोर्सिनॉल के बारे में। तो जो हमारा रिसोर्सिनॉल है वो आपको दिख रहा होगा कि इसमें हमारा ऑर्थो और यहाँ पे मेटा पोजीशन पे OH
OH OH ग्रुप लगा होता है। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H4OH का होल ट्वाइस। मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारा 110.11 ग्राम पर मोल। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो जो हमारे रेजन होती है, डाई होती है, प्लास्टिक होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे एक्ने, एक्जिमा, सोरियासिस, स्किन डिसऑर्डर, इन सब के ट्रीटमेंट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो मेनली स्किन के डिसऑर्डर होते हैं उनको ट्रीट करने में ये हमारी हेल्प करता है। इसके बाद बात करें तो ये हमारा एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट की तरह भी काम करता है। अब हम और बात करें तो देखो, एंटीसेप्टिक है तो जो हमारी बाउंड क्लीनिंग है उसमें भी हेल्प करेगा। फिर हमारे जो एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट है उसकी तरह भी काम करता है, और कई जगह ये हमारा लोकल एनेस्थेटिक की तरह भी काम करेगा, यानी कि उस जगह को सुन्न करने में हमारी हेल्प करता है। देन हम आखिरी यहाँ बात करते हैं नेप्थॉल के बारे में। तो नेप्थॉल का आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा फिनॉल एक तरह से इसमें हमारे इधर एक बेंजीन की रिंग और अटैच हो जाती है। तो यहाँ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है C10H7OH। मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 144.7 ग्राम पर मोल। अब इसके अगर यूजेस के बारे में बात करें तो हमारे जो डाइज होते हैं, पिगमेंट होते हैं या कलरिंग एजेंट होते हैं, उनको सिंथेसाइज करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये हमारे इंसेक्टिसाइड्स और फंगीसाइड्स की तरह भी काम आता है। इसके अलावा हमारा एज अ एंटीसेप्टिक और एंटी इन्फ्लामेटरी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आखिरी में बात करें तो हमारी बाउंड क्लीनिंग या स्किन डिसइंफेक्टेंट की हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पूरा का पूरा फिनॉल का टॉपिक। आई होप आपको ये फिनॉल पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब कोई भी डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब अगर हम बात करें अपने सिंपल एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, तो देखो जैसे हमारे फिनॉल एसिडिक थे ना नेचर में, उसी तरह अमीन्स हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। इसका मतलब ये समझो कि जो जो आपने फिनॉल में अभी तक पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा आपको यहाँ पे करना है, और बहुत सारा चीज़ ना आपको सिमिलर मिलेगा, बस उसका अपोज कर देना। इसीलिए अगर आपने फिनॉल वाला पार्ट अगर अभी तक नहीं देखा होगा तो आप ये वाला पार्ट मतलब फिनॉल वाला पहले देख लेना, देन आप एरोमेटिक अमीन को देखोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो वही सेम फंडा कि पहले हम क्या करेंगे, एरोमेटिक अमीन का इंट्रोडक्शन जानेंगे, देन इसके जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो एरोमेटिक अमीन सेम हमारे क्या है, ये भी एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे क्या करते हैं, अमीनो ग्रुप को अटैच करके रखते हैं हमारी एरोमेटिक रिंग के पास में। यानी कि सिंपल जैसे आपको यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि अगर मान लो ये हमारा पूरा का पूरा बेंजीन है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, तो अगर यहाँ पर रिप्लेस करके पहले OH लग रहा था, अगर यहाँ रिप्लेस करके हमारा NH2 लग जाता है, तो अगर हमारा NH2 लग जाता है तो जब ये यहाँ लग जाएगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा एक एरोमेटिक अमीन बनेगा, क्योंकि NH2 हमारा अमीन ग्रुप मतलब अमोनिया होता है। तो अगर यहाँ पे लग गया तो ये हमारा अमीन हो जाता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पे क्या है कि एरोमेटिक अमीन बन के तैयार होते हैं। तो सिंपल आप यहाँ पे इसको डिफाइन भी कर सकते हो कि दीज आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अमीनो ग्रुप रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम और बेंजीन एंड फॉर्म एरोमेटिक अमीन। ये आप यहाँ लिख सकते हो। अब ये बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, इसको आप याद रखना, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब इसको किस बेस पे डिफाइन किया गया, तो आप ये समझो, देखो नॉर्मली हमारा अमोनिया जो होता है ना वो हमारा NH3 होता है। अब NH3 में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर, 3 हमारे हाइड्रोजन यहाँ पे लगे होते हैं, और N के पास हमारे यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के पास हमारा एक मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम क्या करें, इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसकी जगह हम यहाँ पे अगर ये रिंग जोड़ दें, मान लो जो हमने यहाँ बेंजीन जोड़ी थी, अगर हम क्या करें इस बेस पे, अभी हम बेंजीन के बेस पे ले रहे हैं कि बेंजीन को प्राइमरी रखें, हमने इसके हाइड्रोजन को रिमूव करें, NH2 जोड़ा। अब मान लो कि हम इसको प्राइमरी ले रहे हैं कि हमने ये NH2 लिया और इस H की जगह हमने ये पूरी की पूरी रिंग यानी कि एक बेंजीन ग्रुप यहाँ जोड़ दिया, तो अब क्या बनेगा, वही सेम बना ना कि ये हमारा पूरा ये बेंजीन होगी रिंग और उधर बना NH2, यानी कि हमारा एनिलीन ही तो बन रहा है, जो ये हमारा बना है एरोमेटिक अमीन। तो सेम है, चाहे हम इसको इस बेंजीन के परस्पेक्टिव से ले लें, चाहे हम इसको अमोनिया के परस्पेक्टिव ले लें, सेम ही फंडा बनता है। तो लेकिन यहाँ पे जो क्लासीफाई किया जा रहा है ना, ये हमारे अमोनिया के बेस पे किए जा रहे हैं। तो अगर जो हमारा अमोनिया है उसमें अगर हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके इसकी जगह हम कोई एराइल ग्रुप यानी कि बेंजीन जोड़ देते हैं या फिनाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, इसी को हम फिनाइल रिंग बोलते हैं, इसी को बेंजीन बोलते हैं, इसी को एराइल ग्रुप यानी कि एरोमेटिक वाले ग्रुप बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो हमारा बनता है प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, यानी कि यहाँ पे हमारा पहला ये लग जाता है। अब यहाँ आता है कि अगर क्या करें, हमने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लिया, अगर इसकी जगह हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यानी कि इसको और इसको भी हम यहाँ पे रिप्लेस करके इनकी जगह हम मतलब एक तो हमारा बेंजीन रिंग जुड़ गया, अब दूसरे वाले पे अगर हम कोई सा एल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो हमारा कहलाता है सेकेंडरी अमीन। यानी कि प्राइमरी में क्या है कि एक हाइड्रोजन हमारा हटा है, सेकेंडरी में क्या है कि 2 हाइड्रोजन हमारे हटे हैं और यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, और टर्सरी में हमारा आता है कि अगर हम तीनों हाइड्रोजन को यहाँ पर रिप्लेस करके और इनकी जगह हम यहाँ पे क्या करें, तीनों को हटा के हम यहाँ पे कोई से भी ग्रुप जोड़ देते हैं तो वो हमारा हो जाता है टर्सरी यहाँ पे अमीन्स हो जाता है। तो अगर एग्जांपल हम देखें तो प्राइमरी में जैसे हमारा यहाँ पे एक H हटा के हमने यहाँ पे बेंजीन रिंग जोड़ दी, हमारा एनिलीन बन गया। सेकेंडरी में अगर हम देखें तो हमने देखो ये NH था ना, तो एक हाइड्रोजन को हटा के हमने बेंजीन लगाया था,
और दूसरे को हटा के हमने यहाँ CH3 लगा दिया। तो आप चाहो तो यहाँ भी एक और रिंग भी अटैच कर सकते हो, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। तो आपका पूरा ही एरोमेटिक हो जाएगा। अभी भी एरोमेटिक है क्योंकि ये लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये एरोमेटिक नहीं है। तो ये हमारा हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, यानी कि ये हमारा एनिलीन है और ये भी हमारा एनिल हो जाएगा, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी हो गया क्योंकि इस एन के साथ में 2 हाइड्रोजन हमारे रिप्लेस हो गए। और इस वाले में अगर देखोगे तो टर्सरी में हमारे जो नाइट्रोजन है इसके साथ तीनों ही हमने हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए। तो जैसे यहाँ पे हमने ये लगा दिया, यहाँ CH3 लगा, तो ये हमारा हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल, एन एन, ये एन पोजिशन पे डाई मिथाइल हो गया और पूरा हमारा ये एनिलीन हो गया। तो एन एन डाई मिथाइल एनिलीन हो गया, ये हमारा टर्सरी अमीन हो गया। इस तरह आप इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में रिप्लेस कर सकते हो। अब थोड़े इसके प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारे कलरलेस येलोइश लिक्विड या सॉलिड होते हैं हमारे ये। इसके बाद इनका भी अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, यानी कि अजीब सी स्मेल होगी। बॉइलिंग पॉइंट हमारा लगभग 200 से 300 डिग्री के सेल्सियस होगा और मेल्टिंग पॉइंट हमारा 50 से 150 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। इसके बाद हम बात करें तो जैसे हमारा फिनॉल था कि पानी में ये मॉडरेट सॉल्युबल होगा, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा लेकिन इतने अच्छे से नहीं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उनमें हाईली सॉल्युबल होंगे। इसके बाद इसके जो पीके वैल्यू है वो लगभग 4 से 7 के बीच होगी और ये हमारे वीक बेस ही कहलाते हैं। ये हमारे हाईली टॉक्सिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे और इनमें कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे, कंपाउंड जो हमारे कार्सिनोजेन, यानी कि हमारे कैंसर भी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए ये हमारे टॉक्सिक हो जाते हैं। इसके बाद ये जनरली तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन जो लाइट या ऑक्सीजन की मतलब प्रेजेंस में ये खराब भी हो सकते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रो हो गया एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। और अब हम यहाँ थोड़ा सा बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ आता है डिस्कस बेसिसिटी ऑफ अमीन, यानी कि जो अमीन्स है उनकी बेसिसिटी आपको डिस्कस करनी है और एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। अब देखो सिंपल आपको क्या देखना है कि देखो जैसे आपने फिनॉल में देखा कि वो एसिडिक है, क्यों है, सेम यहाँ पे बताना है कि जो हमारे अमीन्स होते हैं वो बेसिक तो हैं, लेकिन भाई क्यों, आखिर बेसिक क्यों है, वो वाला बात आपको यहाँ बताना पड़ेगा। तो अमीन्स हमारे एक तो अमोनिया के डेरिवेटिव होते हैं। पहले आप इसी तरह लिखे आना, पहले आप डिफाइन कर देना। यहाँ पे वही है कि हमने पहले किया था, तो डिफाइन कर देना आप इसको और डिफाइन करने के बाद आप लिखना कि अमीन्स होते हैं वो हमारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। और यहाँ पे जो अमोनिया होता है वो बेसिक होता है हमारे नेचर में। क्यों होता है, क्योंकि अमोनिया के पास हमारा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के पास हमारे 2 लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो हमारे लोन पेयर हैं, ये देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो किसी के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। चलो मैं एक बार आपको लोन पेयर क्लियर कर देता हूं कि आगे आपके कभी भी डाउट नहीं रहेगा। तो जैसे मान लो ये हमारा नाइट्रोजन है और इसके पास ये लोन पेयर है। अब मान लो कि नाइट्रोजन में हमारा जो अमोनिया हो गया, इसके पास 3 हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो कि यहाँ पे एक हमारा हाइड्रोजन आता है और ये बेचारा भटक रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, भटक रहा है। अब ये कह रहा है कि भाई मेरे साथ भी कोई बॉन्ड बना लो, बॉन्ड बना लो। अब जो नाइट्रोजन है बोलेगा नहीं भाई मेरी तो बैलेंस ही पूरी है, मैंने तो भाई तीनों के साथ लगा रखा है, पर बोलेगा प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बना लो। तो उस टाइम नाइट्रोजन क्या करेगा कि अपने ये लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा और लोन पेयर का इस्तेमाल करके बॉन्ड बनाता है। अब बनाता कैसे है, आपको बताया कि कोई भी जो हमारा नॉर्मल बॉन्ड बनना होता है उसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिनिमम रिक्वायरमेंट होते हैं। जैसे मान लो हमारा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच ही अगर बन रहा है तो कार्बन के इधर मतलब अलग बनते हैं, तो एक हमारा यहाँ पे होता है, एक हमारा हाइड्रोजन के पास होता है और ऐसे जाके हमारे मिनिमम ये 2 की रिक्वायरमेंट होती है बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस हाइड्रोजन के पास तो हमारा है ही नहीं, तो जब इसके पास है नहीं तो नाइट्रोजन बोलेगा मैं क्या करूँ। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि यहाँ से जो लोन पेयर है ना इसमें 2, इसीलिए इसको पेयर बोलते हैं। तो ये क्या करता है पेयर में कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखेगा और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो इसको शेयर कर देगा हाइड्रोजन के साथ में। और जब ऐसे हो जाएगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा क्योंकि इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना, अब तो ये मतलब न्यूट्रल हो गया। इसके बाद क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है और जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे NH4 हमारा बनके तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब शर्त क्या होती है, अब नाइट्रोजन के पास कमी होगी क्योंकि ये लोन पेयर जब इसमें होता है ना तब ये नॉर्मल होता है, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो हमारा कंपाउंड बनता है ना इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनिया, यानी कि यहाँ पे क्या है एन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई इसने कुछ तो गड़बड़ किया है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन ने लेकिन बना लिया, पॉसिबल तो कर दिया ना कि इस पे लोन पेयर है। तो ये जो हमारे ऐसे कंपाउंड है जिनके पास क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट है जिनके पास क्या होता है लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और इस लोन पेयर का यूज करके ये किसी के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे कंपाउंड को हम यहाँ पे बेस बोलते हैं। यानी कि सिंपल यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो अमोनिया है उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और लोन पेयर किसी को शेयर करके हम बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो जो एरोमेटिक अमीन्स हैं या हमारे जो अमीन्स है कोई भी है वो भी हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। क्यों बेसिक होते हैं, क्योंकि इनके पास भी हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसके पास भी हमारे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं और अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो इनके पास ये एबिलिटी है कि ये किसी को लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। अब भाई हम प्रूफ क्या है, हमने ये तो मान लिया कि लोन पेयर प्रेजेंट है और ये किसी को डोनेट कर सकते हैं और ये हमारे बेसिक होते हैं, लेकिन हमें प्रूफ भी तो चाहिए भाई, प्रूफ मांगता है ये दुनिया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हमारा आता है लुईस कंसेप्ट। जैसे उधर हमारा आर्हेनियस
कंसेप्ट आया था सेम यहाँ पे हमारे लुइस के कंसेप्ट यूज़ करते हैं। और लुइस ने क्या बोला था कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस या फिर एलिमेंट या कंपाउंड जो लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है एसिड, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट जो लोन पेयर को डोनेट कर रहा है तो वो हमारा कहलाता है बेस। अब अगर हम इस अमोनिया के केस में देखा जाए तो आपको ये मैंने एग्जांपल बता दिया कि अमोनिया हमारा क्वाटनरी अमोनिया कंपाउंड बनाता भी है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है और ये लोन पेयर को डोनेट भी करता है। तो अगर जो हमारा नाइट्रोजन है वो लोन पेयर है और लोन पेयर को डोनेट भी कर रहा है, इसका मतलब क्या कि ये हमारा बेस होगा। और बेस हम किस सिद्धांत पे बोल रहे हैं, अपने लुइस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि लुइस की जो एसिड बेस थ्योरी थी उन्होंने बोला था कि अगर किसी सब्सटेंस पर लोन पेयर प्रेजेंट है और वो उसको डोनेट कर रहा है तो वो हमारा बेस कहलाता है। तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं ली और हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा जो अमोनिया होता है या जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स हैं ये हमारे बेसिक होते हैं नेचर में। अब सेम फंडा आता है कि जो इनकी बेसिसिटी है वो हमारी डिपेंड किस पे करती है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो हमारी बेसिसिटी है ना वो डिपेंड करती है हमारी उसकी स्टेबिलिटी पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों के लिए खेलने वाली बात आती है। क्यों आती है? तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है वो जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है कंपाउंड, ठीक है। और अगर एसिडिटी बढ़ी तो हमारी भाई बेसिसिटी कम हो जाती है, ये बात आपको याद है। तो हमारा ओवरऑल क्या निकला था कि अगर स्टेबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हमारी बेसिसिटी कम हो जाती है। यानी कि हमने ये समझा कि जो हमारी स्टेबिलिटी है वो हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी बेसिसिटी के। यानी कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी कम होगी और अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बेसिसिटी हमारी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई सिंपल है कि अगर हमारी स्टेबिलिटी कम होती है ना तब हमारी बेसिसिटी बढ़ती है। तो अगर हमें चाहिए कि हमारी एरोमेटिक अमीन की बेसिसिटी ज़्यादा रहे तो हमें ये चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी कम रहे। अब हमारा जो स्टेबिलिटी था वो किस पे डिपेंड करता था? हमारी जो स्टेबिलिटी थी वो हमारी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर भी तो डिपेंड कर रही थी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जा रही है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब था कि उस पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होते जा रहे हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती थी तो उसकी स्टेबिलिटी हमारी कम हो रही थी। हमने फिनॉल में भी देखा कि अगर किसी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि मान लो जो डोनेटिंग ग्रुप थे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो जो हमारी स्टेबिलिटी है वो कम होती है। तो हमारा एक ओवरऑल चार्ट क्या निकल के आता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अगर सिंपल देखा जाए तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अगर वो हमारी बढ़ती है तो हमारी जो स्टेबिलिटी है यहाँ पे दिख रहा होगा वो हमारी कम हो जाती है, और अगर स्टेबिलिटी कम होती है तो जो हमारी बेसिसिटी है वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ओवरऑल हमारी इक्वेशन इस पूरे एरोमेटिक अमीन के लिए ये निकल के आ रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो गई और हमारी बेसिसिटी बढ़ जाती है। अब हमें एक्चुअल में क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हिलाना है। अब हमने क्या जाना है कि हमारे जो बेसिक हैं इनमें जो लोन पेयर है ना वो मेन रोल प्ले कर रहा है। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि जो लोन पेयर है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है कि घटाता है तो हमें बेसिसिटी पता लग जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा गौर से देखें तो अगर किसी सब्सटेंस में या कंपाउंड में या एलिमेंट में या एटम में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वो लोन पेयर हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, क्योंकि लोन पेयर एक्चुअल में क्या होते हैं हमारे जो नाइट्रोजन तो लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो है। तो अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस के पास हैं तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर किसी के पास लोन पेयर है यानी कि एक तरह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ही तो है, तो अगर किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो भाई हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर हमारा क्या हमें समझ आया कि जो लोन पेयर है वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी कम और बेसिसिटी बढ़ रही है। तो ओवरऑल ये समझ आ रहा है कि जो हमारे लोन पेयर है वो हमारी बेसिसिटी को बढ़ाने का काम करता है, यानी कि जिसके पास जितने ज़्यादा लोन पेयर हमारी स्टेबिलिटी जो हमारी बेसिसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमें क्या समझ आ रहा है कि अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, ये हमारे सामने प्रूव हो गया। और अमीन्स की जो बेसिसिटी है वो हमारी उसके सब्स्टिट्यूट पे डिपेंड करती है कि वो सब्स्टिट्यूट कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो सिंपल अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के बारे में, देखो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि अमीन्स हमारे बेसिक होते हैं क्योंकि उनके पास लोन पेयर है और लोन पेयर है तो डोनेट कर सकते हैं, और लुइस के अकॉर्डिंग जो लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं वो हमारे बेसिक होते हैं। बात खत्म। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जैसे हमारा अमीन है तो अब अगर कोई भी कंपाउंड या कोई भी सब्सटेंस या कोई ग्रुप अगर हमारे यहाँ पे अटैच होता है, इधर 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 कहीं भी अटैच होता है तो वो हमारी क्या कर सकता है, इसकी बेसिसिटी को कम और ज़्यादा कर सकता है। तो इस तरह के हमारे दो ही टाइप के ग्रुप होंगे, एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक एक करके दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये एक्चुअल में क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या समझा था, पहले ही हम बात क्लियर कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है यानी कि सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कितने ज़्यादा प्रेजेंट है। अब एक और बात है, अब मान लो ये हमारा लोन पेयर इस पर प्रेजेंट है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन हमारे प्रेजेंट है तो ये हमारे किसी को शेयर कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है कि ये इसको और इलेक्ट्रॉन
दे रहा है। अब इसके बाद जब और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। तो इससे एक तो इसकी बेसिसिटी बढ़ रही है, एक ये वाला इसमें मतलब फैक्ट हमारा काम कर गया। दूसरा फैक्ट यहाँ पे क्या काम करता है कि जैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजे जाएंगे, हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी बढ़ जाएगी। और ओवरऑल हम इक्वेशन एक बना चुके हैं कि जैसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और हमारी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ये सिंपल याद रखना, स्टेबिलिटी कम बेसिसिटी ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होगी, बेसिसिटी हमारी बढ़ जाएगी। तो दीज आर दोज ग्रुप विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो हमारी स्टेबिलिटी कम होगी और हमारी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो ये वो ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके उसकी स्टेबिलिटी को कम कर देंगे, स्टेबिलिटी कम, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसमें एग्जांपल हमारे कुछ एल्काइल ग्रुप आते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते हैं, अमीनो ग्रुप आते हैं, ये सब आते हैं। अब जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल्स में करके दिखाऊं, तो जैसे मान लो ये है, अब मैं क्या करूं कि इसमें मैं एक OH ग्रुप और जोड़ देता हूं। मान लो मैंने ये OH ग्रुप जोड़ दिया, तो OH ग्रुप में क्या होता है कि O के पास भी हमारे यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो हमारे लोन पेयर हैं, ये लोन पेयर क्या करेंगे, और बढ़ गए। तो भाई मैंने सिंपल आपको पहले ही बता दिया कि जितने ज़्यादा लोन पेयर उतनी ज़्यादा हमारी उसकी बेसिसिटी होती है। तो अगर कहीं पे OH लग जाता है तो इससे लोन पेयर और ज़्यादा बढ़ गए और हमारी इसकी बेसिसिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो हमारा OH ग्रुप है वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और वो हमारा स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करेगा, बेसिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो यहाँ पे ये ग्रुप है। अब पूरा कैसे बनना है, तो जैसे ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो हमारी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम होगी तो एसिडिटी हमारी कम होगी और बेसिसिटी हमारी बढ़ जाती है। तो इस तरह हमारे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारी क्या कर रहे हैं, जो हमारी बेसिसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर विथड्रॉइंग के बारे में बात करें तो इसके ऊपर लोन पेयर एक्स्ट्रा है, तो अब अगर इसके ऊपर कोई ऐसा ग्रुप आके लग जाता है जो इसके लोन पेयर को खींच लेता है, यानी कि बॉन्ड बना देता है, तो ऑब्वियसली बात है कि अब इसके बाद लोन पेयर नहीं बचेंगे और लोन पेयर अगर कम हो रहे हैं तो हमारी बेसिसिटी भी कम होगी, क्योंकि लोन पेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। दूसरा क्या हो रहा है, देखो क्या पढ़ना है, एक तो ये फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट क्या है कि जिसमें जो ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। तो अब मान लो कि अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगता है जो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो जो हमारे ये वाले ग्रुप हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं जिससे हमारी बेसिसिटी कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे हमारी कम होगी हमारी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी और हमारी बेसिसिटी कम हो जाएगी। तो सिंपल एक तरह से जो हम फिनॉल में पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट हमारा यहाँ होता है। अब इसके एग्जाम्पल में हमारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, ये हो गए। तो वही है कि ये हमारे जैसे ही अटैच होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेंगे, लोन पेयर के साथ बॉन्डिंग करेंगे, तो हमारे जो कंपाउंड के पास इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इससे हमारी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम, स्टेबिलिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, स्टेबिलिटी कम हो गई। तो जब स्टेबिलिटी हमारी यहाँ पे बढ़ जाती है तो हमारी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी और एसिडिटी बढ़ी तो ये अपोजिट चलते हैं, एसिडिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी। बाकी आप बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक अमीन को और भी इस तरह डिफाइन कर सकते हो, जैसे जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ना वो वीक होते हैं बेस में हमारे, ठीक है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है, एक और बात है, जैसे कई बार आता है कंपेयर करने के लिए कि वाई एरोमेटिक एसिड आर वीक बेस देन एलिफेटिक अमीन, यानी कि जो हमारे एलिफेटिक अमीन्स है और जो एरोमेटिक अमीन्स है उन दोनों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो हमारे एरोमेटिक अमीन्स होते हैं उनमें जो क्या होता है कि उनमें मतलब कंजुगेशन होती है, रेजोनेंस। अब जैसे ये मान लो NH2 अमोनिया, अब इसके जो लोन पेयर है वो हमारे इधर जाएंगे, इधर से हमारे इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि शिफ्टिंग होती रहती है बॉन्ड की हमारी। और जब यहाँ पे बॉन्ड की शिफ्टिंग होती रहेगी तो इससे क्या होगा, यहाँ पे एक मतलब कंजुगेशन रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगी और इसकी वजह से क्या होगा कि जो एरोमेटिक अमीन्स है उनमें स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अब वहीं बात करें अगर हम एलिफेटिक के बारे में, तो एलिफेटिक का तो आपको सिंपल पता है कि यहाँ पे क्या है, सिंपल R है और इसके साथ हमारा NH2 लगा हुआ है। तो मान लो अगर CH3 है और इसके साथ NH2 लगा है, उस पर लोन पेयर है, तो ये हमारे कहाँ ही शिफ्ट करेंगे भाई, एक ही तो जगह है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें जो रेजोनेंस है वो हमारा कम हो जाएगा, तो हमारी स्टेबिलिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था कि अगर हमारी स्टेबिलिटी कम है तो हमारी बेसिसिटी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बेसिसिटी कम है। अब एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में क्या समझ आ रहा है कि एरोमेटिक है ना, उनमें एज कंपेयर टू एलिफेटिक, यानी कि इनके कंपेयर में देखा जाए तो स्टेबिलिटी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। और अगर इन दोनों के कंपेयर में देखा जाए तो एरोमेटिक में जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो अब इसलिए बात है कि बेसिसिटी हमारी कम हो जाएगी। तो अगर आप कंपेयर करते हो एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स में, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो एलिफेटिक अमीन्स होते हैं वो हमारे ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक अमीन्स। तो ये बात हमारी यहाँ क्लियर हो गई। इसके बाद अगर हम इसकी पी के वैल्यू से और कंपेयर करें तो एरोमेटिक अमीन्स की हमारी जो वैल्यू होती है वो लगभग 4 से 7 के बीच होती है। वहीं हमारी जो एलोफेटिक अमीन्स है इनकी वैल्यू 8 से 11 की तरफ होती है। तो ये जितने ज़्यादा यानी कि जितनी अब वैल्यू है उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ये हमारी कम है तो वीक बेस है, ये हमारी ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाते हैं। अब अगर हम थोड़ा और कंपेयर करके देखेंगे तो जैसे यहाँ पे एरोमेटिक अमीन में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ये भी देखें कि भाई कौन सा अमीन हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। तो देखो यहाँ पे सिंपल हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा प्राइमरी अमीन है उसमें एक एल्काइल ग्रुप है, सेकेंडरी में हमारे 2 एल्काइल ग्रुप हैं और टर्सरी में हमारे 3 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में आते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देते हैं और डेंसिटी बढ़ी, स्टेबिलिटी कम हो गई, बेसिसिटी ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे ये हमारे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, तो एक्चुअल में क्या करें, ये हमारी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं। तो प्राइमरी के साथ 1 लगा है तो बेसिसिटी कम बढ़ेगी, इसके साथ 2 लगे तो बेसिसिटी ज़्यादा बढ़ेगी और इसके साथ 3 लगे तो बेसिसिटी हमारी और ज़्यादा बढ़ेगी। यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में हमने ऐसे देखा तो टर्सरी की हमारी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा है, देन सेकेंडरी की, प्राइमरी की। लेकिन हम यहाँ पर एक और टर्म आता है जिसका नाम होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। इसका मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोन पेयर है ना, अब यहाँ पे बल्कीनेस बहुत ज़्यादा हो गया। आप देख रहे हो 3-3 हमारे ये हैवी ग्रुप लग गए। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ना ये अपने आप को शेयर नहीं कर पाता। और हमारी शर्त क्या थी, हमारी शर्त ये नहीं थी कि लोन पेयर कितने हैं, हमारी शर्त थी कि वो लोन पेयर को डोनेट कर पाए, जो ज़्यादा डोनेट कर पाए। तो अगर इन दोनों केस और इसमें देखा जाए ना तो ये वाले हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ना ये ज़्यादा आसानी से डोनेट कर सकते हैं किसी को एज कंपेयर टू टर्सरी। तो इसीलिए जो हमारे सेकेंडरी वाले हो जाते हैं वो ज़्यादा बेसिक हो जाते हैं एज कंपेयर टू टर्सरी। तो अगर ओवरऑल हम बनाते हैं तो हमारे सबसे कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हमारे होते हैं सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन और उसके बाद हमारे होते हैं प्राइमरी अमीन। और अगर हम इसको एरोमेटिक अमीन से कंपेयर करें तो एरोमेटिक अमीन तो हमारे सबसे ही कमज़ोर मतलब बेस होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि जो हमारे एरोमेटिक अमीन है इसके बाद हमारी रेजोनेंस प्रेजेंट होती है और इस रेजोनेंस की वजह से क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है और अगर स्टेबिलिटी बढ़ी तो बेसिसिटी हमारी कम हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे कंपेयर ओवरऑल देखें तो हमारी सेकेंडरी वाले सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, फिर टर्सरी वाले स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर हमारे प्राइमरी वाले स्ट्रॉन्ग होंगे और प्राइमरी से भी कम हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं एरोमेटिक अमीन, क्योंकि एरोमेटिक के पास हमारी रेजोनेंस प्रेजेंट होती है। तो अगर कभी आता है ये पूरा आप लिख के आ सकते हो कि एलिफेटिक अमीन हमारे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कम्पेयर टू एरोमेटिक। तो ये पूरा फंडा आपके सामने हो गया और ये पूरा हमारा इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट आपके सामने है कि कौन सा ग्रुप हमारा क्या होता है। तो जो डोनेटिंग है वो हमारी बेसिसिटी को बढ़ाते हैं और जो विथड्रॉइंग है वो बेसिसिटी को कम करते हैं। तो आई होप ये रीजनिंग टाइप का पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमने एरोमेटिक अमीन के बारे में भी ऑलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम यहाँ बात करते हैं सिंथेटिक यूज ऑफ एराइल डाई एजोनियम साल्ट के बारे में। तो ये भी हमारा कई बार देखने को मिल जाता है। तो देखो एराइल डाई एजोनियम साल्ट एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे देखो 2 वर्ड हमारे आते हैं। एक आता है डाई एजोनियम। तो डाई एजोनियम का मतलब होता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो हमारे 2 प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ को ये हमारा बेंजीन है और इस बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन लगा है ना, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के साथ हमारा नाइट्रोजन कनेक्ट होता है। अब इसके साथ हमारा Cl नेगेटिव भी लगा है। अब नाइट्रोजन के साथ हमारा केवल 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर को शेयर करके नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो Cl है उस पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये हमारे क्वार्टनरी मतलब एक यहाँ पे हमारा क्वार्टनरी एक तरह से वैसे हो जाता है। तो हमारा एक डाई एजोनियम साल्ट बन के तैयार हो जाता है। अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो हमारा होता है Ar हमारा एरोमेटिक रिंग के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट है, डाई एजो ही हमारा N2 डाई एजोनियम के लिए जो ये प्रेजेंट है और X नेगेटिव हमारे हेलोजन होते हैं जिसमें हमारा मोस्टली क्लोरीन आता है, तो वो हमारा यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस तरह हमारा एक डाई एजोनियम साल्ट बन के तैयार हो जाता है और एग्जांपल हमारे यहाँ पे होता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो यहाँ पे मिल गया होगा। अब इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, एक सिंपल मतलब समझ लो, हमारा जो एनिलीन होता है ना, जो हमारा मतलब ऑलरेडी एक एरोमेटिक अमीन था, कई बार अगर आता है ना, कई बार आपके सामने ये पूरा आता है तो यहाँ पे एनिलीन का ही एग्जाम्पल आएगा। आपके सामने क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई राइट अ इफेक्ट ऑन मतलब बेसिसिटी ऑफ अमीन्स या फिर एनिलीन के इफेक्ट लिखो, तो आपको यही लिख के आनी पड़ेगी जो मैंने बताया, क्योंकि एनिलीन के बारे में ही हमने यहाँ पे टोटल बात की है। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन हमारा प्रिपरेशन अगर कभी आता है, आपको एनिलीन उठाना है और एनिलीन के रिएक्शन करवा देंगे NaNO2 हमारा सोडियम नाइट्राइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में। तो जब ये दोनों हमारे पहले आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा नाइट्रस एसिड HNO2 बनता है और जब यहाँ से रिएक्शन होगी हमारा तो इधर क्या बनता है, ये N हमारा ये N के साथ रिएक्ट करेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N हमारा बन जाता है और यहाँ पे क्लोराइड हमारा अटैच हो जाता है इससे और हमारा एक NaCl बाहर निकल जाता है और 2H2O बाहर निकल जाता है। तो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, आप थोड़ा बहुत इसको बना के लेके आ सकते हो। देन अगर हम इसके सिंथेटिक यूजेस के बारे में बात करें तो जो हमारे एरोमेटिक अमीन है
वो हमारा बहुत ही अच्छा इंटरमीडिएट है, यानी कि काफ़ी जगह पे इंडस्ट्री वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो हमारे डाइज वगैरह होते हैं, जो पिगमेंट हो गए, जो कलरेंट हो गए, उनमें इस्तेमाल किया जाता है। कई बार जो हमारे ड्रग्स हो गए, जैसे हमारा एंटी हिस्टामिन हो गया जिसमें डाइफेनहाइड्रामीन, या हमारे एंटीबायोटिक जिसमें सल्फोनामाइड हो गया, तो इनके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है एक्चुअल में। इसके बाद जो हमारे डाइंग जो कलर वगैरह होते हैं ना, तो उसको करने में, और प्रिंटिंग जैसे जो हमारे टेक्सटाइल वगैरह हो गए, टेक्सटाइल बहुत जगह है वहाँ पे प्रिंटिंग करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये कई जगह पे हमारा पेस्टिसाइड और हार्बिसाइड की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। बाकी इसकी एक दो रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर कभी ये लॉन्ग में आता है तो आप इसको लिख के आ सकते हो। तो जैसे हमारी एक रिएक्शन देता है एजो कपलिंग, मतलब क्या है कि ये हमारा क्या बनाता है, येलो डाई बनाता है। तो जैसे ये हमारा हो गया बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट पूरा हो गया। जब इसकी रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराते हैं, ये खुद एनिलीन से बना है और इसको फर्दर हम एनिलीन रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये वाला एन हमारा इसके साथ जाके पूरा बाइंड कर जाएगा, ये यहाँ पे पूरा लग जाएगा चिपक के, NH2 ये पूरा अलग जग गया, और ये एन यहाँ डबल बॉन्ड, और हमारा Cl यहाँ पे निकल के बाहर हो जाता है। तो हमारा बन जाता है पैरा अमीनो, यहाँ पे पैरा अमीनो एजोबेंजीन हमारा बनेगा, और ये एक येलो डाई होता है। फिर इसको हम हेलोजनेशन करवा सकते हैं, क्लोरिनेशन। तो उस बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट को हम क्यूप्रस क्लोराइड का रिएक्ट करवाएंगे, CuCl हीट करवाएंगे। ये हमारा जो Cl है वो इधर लग जाता है आके, N2 गैस निकल जाती है, और यहाँ से हमारा Cu बाहर निकल जाता है, ये नाइट्रोजन गैस बाहर। फिर हम यहाँ से इससे फिनॉल भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे हमारा ये पूरा है ना, इसको हम वाटर के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, हमारा OH यहाँ पे लग जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगी, एक H जो यहाँ से बचा, क्योंकि OH ये था, OH और H था, तो OH हमारा यहाँ लग गया, जो एक H बचा वो, और ये Cl हमारा HCl के फॉर्म में बाहर निकल गए, और जो N2 था वो हमारी गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। तो वैसे तो हमारे एरोमेटिक अमीन के इंपोर्टेंट वाले टर्म, यानी कि जो हमारी बेसिसिटी आती है और जो हमारा एराल्डाइन है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन हमारा कई बार शॉर्ट में आता है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, केमिकल रिएक्शन आती है एरोमेटिक अमीन के ऊपर। तो यहाँ पे पहले आपको उसको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा, देन हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे कुछ मेथड, जैसे पहला हमारा आता है बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, फिर नाइट्राइल्स, फिर ये, तो एक एक करके समझ ही लेते हैं। पहला हमारा आता है बाई रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी नाइट्रोबेंजीन को लेते हैं, और रिडक्शन कराने के लिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं, और यहाँ पे प्रेजेंस में करवाते हैं निकल और प्लेटलेट की। तो जब यहाँ प्रेजेंस में करवाते हैं, यहाँ से क्या होगा, देखो ये O2 और ये हमारा मिलके क्या करेगा, H2S2 पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ पे हम 2S2 लेते हैं, याद रखना। और इससे क्या होगा, जो बाकी के हमारे 2 H2 हैं वो हमारे इस N के साथ लग जाते हैं, और NH2 के फॉर्म में हमारा एनिलीन बनकर तैयार हो जाता है। पहला मेथड हो गया। सेकंड हमारा होता है भाई रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। तो नाइट्राइल्स हमारे एक्चुअल में साइनाइड ग्रुप जब अटैच होते हैं, C∧N, तो ये हमारे एरोमेटिक नाइट्राइल है। इसकी जब हम रिडक्शन करवाते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का हम यहाँ यूज़ करते हैं। तो जब हम इसका यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये यहाँ पे पूरा रिएक्ट करके इस CH2 और ये पूरा हमारा लगा के हमें बेंजाइल अमीन्स बना के दे देता है। यानी कि यहाँ पे जो एनिलीन हमारा बना था वो डायरेक्टली नहीं बन रहा है, वो कैसे बन रहा है, एक बेंजाइल अमीन्स की फॉर्म में यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। थर्ड हमारा आता है भाई अमोनोलाइसिस ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो अमोनोलाइसिस में हम क्या करते हैं कि अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसी को हम अमोनोलाइसिस बोल देते हैं। तो अमोनोलाइसिस क्या है कि अमोनिया की मदद से हम उसका ब्रेक डाउन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि अमोनिया का हम इस्तेमाल करते हैं CuCl2, यानी कि हम के ऊपर क्लोराइड के प्रेजेंस में, और एट द टेम्परेचर 210 डिग्री, और यहाँ पे 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Cl है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, और Cl देखो यहाँ से N2 लिए ना हमने यहाँ से, तो एक NH2 हमारे यहाँ से यहाँ लग गया। अब जो बचा हुआ था वो NH4, क्योंकि एक H बचा था वो, और Cl, यानी कि NH4Cl की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से एक NH2 लग के हमारे यहाँ पे क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बन के तैयार हो जाता है। फोर्थ हमारा आता है हॉफमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको भी देख लेना, अलग से कई बार आ जाती है। तो यहाँ पे जो हमारा एसिटामाइड होता है, यानी कि एरोमेटिक अमाइड है, जिसमें एग्जांपल मैंने बेंजीनामाइड लिया है, यानी कि देखो C डबल बॉन्ड और NH2, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको हम अमाइड ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अमाइड ग्रुप है उसको हम यहाँ पे ट्रीट कराते हैं ब्रोमीन के साथ में और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट करवाते हैं, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो पूरा कंपाउंड है ना हमारा, ये हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और CO2 यहाँ से एक और आता है, तो ये CO2 की फॉर्म में बाहर निकल गया, और जो हमारा NH2 था वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैच हो जाता है, और हमारा एनिलीन बन के हमें देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे कुछ प्रिपरेशन थे जिनकी मदद से हम यहाँ पे एरोमेटिक अमीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। तो यहाँ पे ढेर सारे रिएक्शन है जो हम एरोमेटिक अमीन्स के द्वारा दे सकते हैं। 5 हमने यहाँ लिखे हैं, आप इसी तरह पूरा लिख के आ जाना। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स के बारे में। तो यानी कि हम एरोमेटिक अमीन की मदद से अपने अमाइड्स को बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे एनिलीन लेना है, और एनिलीन को रिएक्ट करवाना है एसाइल क्लोराइड के साथ में। अब यहाँ पे जैसे हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे, देखो ये हमारा एसाइल क्लोराइड है, COCl, ये जो ग्रुप लग जाता है इसको हम एसाइल बोलते हैं,
और जो मैंने अमाइड बता दिया कि अगर NH2 लग जाए तो ये हमारा अमाइड होता है। तो जब हम इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं ना, ये NH क्या करेगा, ये यहाँ से एक H और यहाँ से ये Cl, ये दोनों मिलकर -HCl निकाल देंगे और ये जो H है ये डायरेक्टली अब ये N मतलब C के साथ लग जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये बेंजीन है, ये NH है और ये C हमारा डायरेक्टली यहाँ लग गया, डबल बॉन्ड हो ये पूरा है। तो इसको हम यहाँ पे बेंजाइल अमाइड बोल देते हैं। तो हम इसकी मदद से यानी कि एरोमेटिक अमीन की मदद से बेंजाइल अमाइड को बना सकते हैं। और ये डायरेक्टली एनिलीन है, अगर डायरेक्टली कभी एनिलीन नाम से आता है तब भी आप ये लिख के आ सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट। तो वही सिंपल आपको पता है कि एनिलीन एक हमारा बेस होता है और अगर बेस को हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा साल्ट बन के तैयार हो जाता है। तो एनिलीन हमने ले लिया बेस, HCl ले लिया हमने एसिड, और जब इनकी हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे NH3 ये हमारा 3 लग गया Cl, पूरा हमारा एक बेंज एमीनियम क्लोराइड बन जाता है। यानी कि सारा का सारा यहाँ जाके अटैच हो गया, H इधर लग गया H के साथ, तो NH3 हो गया और Cl। अब इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये हमारे क्या है, एक साल्ट बनकर तैयार हो गया। अब हम यहाँ बात करते हैं थर्ड रिएक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम अपने एनिलीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये H2 हमारा निकल के ये O2 हमारा लग जाता है और हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। वही मैंने बताया कि जब नाइट्रेशन आपको करवानी होगी, एक तरह से नाइट्रेशन रिएक्शन होगी, तो वहाँ पे आपका नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करोगे और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनकर तैयार हो जाता है। देन हमारी फोर्थ यहाँ पे रिएक्शन आती है एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में हम यहाँ पे एक्चुअल में जो एसिटाइलेशन हमारा ग्रुप होगा उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे एरोमेटिक अमीन एनिलीन है उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में। अब ये पूरा हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड का पूरा ग्रुप है, जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एसिटेल्डिहाइड यहाँ मिल जाता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पे, सिंपल सा आप मतलब समझो, देखो यहाँ से हमारा ना ब्रेकेज होता है। अब ब्रेक होने के बाद हमारा कि जैसे मान लो यहाँ से हमारा ये टूटा तो जब यहाँ से हमारा टूटेगा तो देखो CH3 C++O, ये हमारा इधर निकला है CH3 C++O और ये हमारा O। अब यहाँ से क्या होता है कि एक H निकलेगा और ये एक H हमारा यहाँ लग जाएगा, तो ये हमारा H इधर लग गया, हमारा एसिटिक एसिड बन गया। अब जब यहाँ पे एक बैलेंसिंग की कमी हुई तो ये जो हमारा बचा हुआ था C++O CH3 ये हमारा देन फर्दर यहाँ के लग जाता है और हमारा NH C++O CH3 बन के तैयार हो जाता है। इसको हम यहाँ पे एसिटेल्डिहाइड बोल देते हैं और ये हमारा एसिटिक एसिड बाहर हो जाता है। देन लास्ट हमारे यहाँ पे आती है हेलोजिनेशन, जिसको हम ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन भी बोल देते हैं। तो इसमें जो हमारा एरोमेटिक अमीन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन का रिएक्ट करके हमारा 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बनाता है। तो ये हमारा एनिलीन हो गया NH2 और ये हमारा पूरा बन के अब ये 3Cl2 यानी कि क्लोरो मतलब क्लोरीन का रिएक्शन करवाएगा तो ये क्लोरीन हमारा 1 2 3 जगह पे हमारे चिपक जाएगा। देखो इधर इधर लग गया। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से जब ये लगेगा क्लोरीन तो हमारा हाइड्रोजन भी तो निकलेगा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ निकलते हैं वो हमारा HCl यानी कि यहाँ से 3 क्लोरीन बचे 3 हाइड्रोजन निकले तो 3 HCl की फॉर्म में हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ पे पूरे एनिलीन के द्वारा यानी कि हमारे एरोमेटिक अमीन के द्वारा रिएक्शन होती है। तो आई होप आपको ये पूरा फंडा यहाँ पे क्लियर आउट हो गया होगा। थोड़ी जल्दी में हमने देखा क्योंकि ये इतना ज़्यादा हमारे लिए नहीं आता, लेकिन जो हमारे लिए आता था इसकी बेसिसिटी और एराइल डाइजेशन साल्ट वो हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लिया। अब हमारा यहाँ पे आखिरी चैप्टर आता है एरोमेटिक एसिड के बारे में और ये भी एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अंदर जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता था वो हमारा क्या बनता था कि इनको हम कैसे बना सकते हैं और इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। और इसमें मोस्टली जो हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर सिंपली हम बात करें एरोमेटिक एसिड के बारे में तो थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं, देन हम इसके भी मतलब क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। तो वही सेम है कि एरोमेटिक एसिड हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कार्बोक्सिल ग्रुप को अटैच करता है एरोमेटिक रिंग में। अब जैसे मान लो ये हमारी बेंजीन है तो किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर उसकी जगह ये COOH हमारा लग गया कार्बोक्सिलिक एसिड तो हमारा ये बेंजोइक एसिड कहलाता है। ठीक है, और बेंजोइक एसिड नाम से ही डायरेक्टली आपके पास क्वेश्चन आता है तो कभी आता है बेंजोइक एसिड क्या है, डाउट नहीं करना, ये हमारे एरोमेटिक एसिड का ही एक पार्ट होता है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो वही दो तरीके हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अपने कंटेन करता है एरोमेटिक रिंग में, या फिर ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करते हैं कि जो हमारा बेंजीन रिंग है उसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद वहां जाके लग जाते हैं और हमारा बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखना है तो ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है कि ये हमारा पूरा बेंजीन और यहाँ OH लगा है। ये हमारा एंथ्रानिलिक एसिड है कि यहाँ पे पूरा हमारा बेंजोइक एसिड है, यहाँ NH2 लगा है। और ये हमारा फिनाइल एसिटिक एसिड है। अब यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्टली हमारा COH नहीं लगा, ये हमारा इसके साथ लगा है, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या है कि साइड चेन एरोमेटिक एसिड बोल देते हैं। तो अब अगर थोड़ा सा बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो देखो ये है जो एरोमेटिक हमारे एसिड्स होते हैं ना वो जनरली सॉल्युबल होते हैं हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और पानी में भी लगभग सॉल्युबल हो ही जाते हैं। इसके बाद बात करें तो ये हमारे थोड़े से स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एलिफेटिक एसिड से, यानी कि मोस्टली टाइम जैसे जो देखो एक बात याद रखना, अगर हम बात करें ना यहाँ पे एसिड और बेस के बारे में तो जो एसिड होते हैं ना वो जो एसिड हमारे रेजोनेंस वाले होते हैं जैसे हमारे जो एरोमेटिक होंगे वो हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेस के बारे में वहीं तो बेस जो हमारा नॉर्मल वाला होगा वो हमारा ज़्यादा
बेसिक होगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि देखो जो हमारे एसिड है उन पे क्या होता है, जो एरोमेटिक है उनमें रेजोनेंस क्रिएट होती है और रेजोनेंस की वजह से हमारी उनकी ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और जब ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है तो इससे क्या होगा कि भाई स्टेबिलिटी बढ़ गई तो उनकी एसिडिटी भी बढ़ जाती है। लेकिन वही बात करें हम बेसिक के बारे में तो बेसिक में भी भाई इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी जो हमारे एरोमेटिक बेस है, क्योंकि भाई उनके पास रेजोनेंस क्रिएट है। लेकिन हमें बेसिसिटी के लिए क्या चाहिए कि हमारी स्टेबिलिटी जितनी कम हो हमारा उतना अच्छा रहता है। तो यही रीज़न है कि अगर ये हमारे क्या है एरोमेटिक है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जैसे फिनॉल भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड था एलिफेटिक एसिड से, जो हमारे एल्कोहल होते हैं उनसे ज़्यादा। तो ये हमारे बेसिकली वाइट और कलरलेस क्रिस्टल होते हैं। अब इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वेरी करते हैं, लेकिन जो बेंजोइक एसिड है उसका लगभग हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा, सॉरी यहाँ पे मैंने उसकी डेंसिटी लिख दी है, तो ये हमारी उसकी डेंसिटी होती है जो इसकी मतलब मेल्टिंग पॉइंट है वो लगभग 122 से 124 डिग्री सेल्सियस तक है। नोट्स में मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अब हम यहाँ पे सिंपली बात करते हैं एरोमेटिक एसिड के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ आता है डिस्कस इन डिटेल द सिंथेसिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। तो वही फंडा आपको यहाँ पहले बेंजोइक एसिड के बारे में लिखना पड़ेगा कि हमारा एक कलरलेस क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच करता है बेंजीन रिंग के ऊपर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H6O2 और यहाँ पे C6H5COOH भी लिख सकते हो। इसका नाम होता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड जो दिख रहा होगा। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में अगर बात करें तो हमारे 4-5 मेथड है, आप डायरेक्टली देख लो। पहला हमारा होता है फ्रॉम अमाइड्स, यानी कि हम अमाइड से बना सकते हैं। तो वही था C+O NH2 जो हमारा अमाइड था ना बेंजीनामाइड। तो इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस के लिए हम यहाँ पे H3O पॉजिटिव का यूज़ करते हैं। अब ये वही होता है जैसे ऊपर हम H पॉजिटिव नीचे H2O लिखते हैं ना, तो वही हमारी हाइड्रोलिसिस होती है। यानी कि हाइड्रो मतलब होता है पानी और लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि पानी की मदद से हम उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये बेंजीनामाइड है, जब इसको हम यहाँ ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि इधर से देखो NH3 के फॉर्म में हमारा ये अलग निकल जाता है और यहाँ पे जो OH था ना वो इधर से आके हमारा इधर COOH की फॉर्म में जुड़ जाता है। तो इस तरह हमारे यहाँ पे बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाता है कि हमने बेंजीनामाइड की हाइड्रोलिसिस करवाई। यहाँ से देखो क्या होता है H3O तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव है ना, ये हमारा यहाँ पे NH3 में जुड़ गया और जो बाकी का OH है वो हमारा यहाँ पे जब जाके और हमारा पूरा बेंजोइक एसिड और अमोनिया यहाँ बन के तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीडेशन में क्या है, जो हमारा प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल बेंजीन है। अब एल्काइल में कोई भी हमारा मिथाइल इथाइल कुछ भी जोड़ते हो, तो यहाँ हमने ले लिया मिथाइल बेंजीन। तो इसकी जब रिएक्शन हम करवाएंगे, जो हमारा रिएजेंट जैसे हमने यहाँ पे एसिडिक KMnO4 जो हमारा मतलब पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पे ले लेंगे हम सिंपल। तो जब हम इसके साथ इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये CH3 हट के यहाँ पे COO नेगेटिव और K पॉजिटिव ये हमारा यहाँ आगे चिपक जाता है। तो एक हमारा इंटरमीडिएट बन गया। देन फर्दर हम इसको यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये K हमारा निकल जाएगा और यहाँ से हमारा एक H आके लग जाएगा और हमारा बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मिथाइल बेंजीन की हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवा दी, पहले हमारा इंटरमीडिएट बना, देन हमारे यहाँ बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो गया। थर्ड हमारा होता है फ्रॉम बेंजीन, यानी कि बेंजीन की मदद से भी हम यहाँ बना सकते हैं। तो हम यहाँ लेंगे बेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ करवाते हैं कॉपर क्लोराइड की मदद से, सॉरी कार्बोनिल क्लोराइड की मदद से। तो कार्बोनिल क्लोराइड के जैसे ही हमारा रिएक्ट करता है हमारा बेंजील क्लोराइड प्रोड्यूस होता है। अब यहाँ पे सिंपल अगर हम देखें एक हम यहाँ पे मतलब वो ले लेते हैं जो कैटलिस्ट हमारा होता है ना AlCl3 उसका यूज़ करेंगे। तो बेंजीन की रिएक्शन हम यहाँ पे COCl2 के साथ करवा रहे हैं। तो पहले हमारे यहाँ COCl चिपक जाता है, बेंजील क्लोराइड इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे वाटर का रिएक्शन करवाएंगे, ये Cl हमारा रिमूव हो गया, यहाँ पे OH हमारा लग जाएगा और इधर HCl की फॉर्म में ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो COOH हमारा लग जाएगा, यानी कि देखो ये हमारा OH और ये हमारा H। अब ये OH हमारा Cl को हटा के खुद लग गया और ये Cl ये H हमारा HCl की फॉर्म में बाहर निकल गया। तो हमारे यहाँ बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो गया, यानी कि बेंजीन COCl2 AlCl3 बेंजील क्लोराइड फिर H2O फिर हमारा बेंजोइक एसिड। फिर हमारे यहाँ आता है फ्रॉम बेंजोनाइट्राइल की मदद से। तो यहाँ पे जो हमारे बेंजोनाइट्राइल्स हैं इनको जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे एसिडिक, एक तरह से मान लो देखो दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, बेसिक और एसिडिक। तो हम जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो यहाँ पे 2H2O के साथ होगा। तो ये साइनाइड हमारा जो है ना बेंजोनाइट्राइल ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो जाएगा। तो COOH यहाँ पे लग जाएगा, बाकी हमारा जो NH3 देखो यहाँ से देखो C के साथ हमारा OH लग गया इधर का पूरा, यहाँ से जो N है वो हमारा निकलेगा और इधर से हमारा NH3। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4 हमारे पास हाइड्रोजन हो गए थे, 2 हमारे पास ऑक्सीजन हो गए थे। तो ये 2 ऑक्सीजन हमारे इस कार्बन के साथ लग गए और इधर से 1 हाइड्रोजन हमारा लग गया, तो 2 ऑक्सीजन 1 लग गए, पूरा हमारा COH बन गया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हमारे बचे और 1 नाइट्रोजन बचा, तो 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन मिला के NH3 अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए मैं आपको तोड़ के पूरा बता देता हूँ। तो इस तरह हमारी बेंजोनाइट्राइल की हाइड्रोलिसिस करके हमारा बेंजोइक एसिड बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारी हो गई। अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड के बारे में। तो यहाँ हमारी बेसिकली 5 रिएक्शन है जो मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारी आती हैं जिसमें बेंजोइक एसिड की मदद से हम करते हैं। पहले हमारी आती है एस्टरिफिकेशन, फिर साल्ट फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड, रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल और डीकार्बोक्सिलेशन। पहले हम बात करें एस्टरिफिकेशन के बारे में, तो सिंपली यहाँ पे हमारा ईस्टर फॉर्म होता है और ईस्टर की पहचान क्या होती है, C डबल बॉन्ड OO, यानी कि ये हमारा इस तरह देखने को मिलता है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है उसको रिएक्ट करवाते हैं हम यहाँ पे अल्कोहल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना कि ये जो हमारा H है वो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से हमारा OH निकलता है, तो ये पूरा H2O की फॉर्म में यहाँ बाहर निकल गया। अब जो हमारा C2H5 बचा वो जाके हमारा यहाँ पे जुड़ जाता है, तो क्या हुआ COO और C2H5 यहाँ जाके जुड़ गया और हमारा इथाइल बेंजोएट बनके तैयार हो जाता है जो एक ईस्टर होता है। इसीलिए इसको ईस्टरिफिकेशन बोलते हैं कि जब हम बेंजोइक एसिड को इथेनॉल या अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा यहाँ पे एक ईस्टर बनके तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साल्ट फॉर्मेशन के बारे में। तो यहाँ पे क्या है कि जो बेंजोइक एसिड है वो हमारा एक क्या होता है, एसिड होता है। तो अगर हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारा साल्ट बनके तैयार हो जाता है। तो बेंजोइक एसिड ये हो गया, NaOH हमारा एक बेस हो गया, तो यहाँ पे वही होगा, ये H इस OH के साथ निकल के H2O के फॉर्म में बाहर निकल गया और ये जो Na है वो हमारे यहाँ लग जाएगा और हमारा सोडियम बेंजोइट साल्ट बनके तैयार हो जाएगा। इस पर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देन हमारी थर्ड आती है फॉर्मेशन ऑफ एसाइल हैलाइड। इसमें क्या है कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है वो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि एक फॉस्फोरस है और यहाँ पे 5 क्लोराइड है, इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है ना भाई तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड बनाता है। यानी कि यहाँ पे देखो CO है तो इधर से COCl लग जाता है और जो हमारा OH है वो यहाँ पे देखो एक H हमारा निकल गया HCl की फॉर्म में और जो इधर बचा हुआ था PO, एक O यहाँ बच गया तो PO और Cl3, क्योंकि दो Cl यहाँ पे Cl3, क्योंकि एक हमारा Cl इधर चला गया और एक Cl हमारा इधर चला गया, तो 3 Cl यहाँ बच जाते हैं। तो हमारे यहाँ बेंजोइल क्लोराइड, फॉस्फोरिल क्लोराइड और HCl यहाँ पे हमारा बाहर निकल जाता है। देन हम यहाँ बात करते हैं अपनी फोर्थ रिएक्शन के बारे में। तो यहाँ पे आता है रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे क्या है कि जो हमारा बेंजोइक एसिड है अगर इसको हम रिडक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा रिडक्शन होगा तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल बन जाता है। अब कैसे बनता है, तो जब इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये COH हमारा हट के यहाँ पे CH2OH लग जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी हमारे इसके साथ रिएक्शन होगी या CH2OH हमारा लग के तैयार हो जाता है और ये हमारी पूरी बेंजाइल अल्कोहल बन के तैयार हो जाती है। अब इसको भी तोड़ मरोड़ के अगर मैं सिंपल आपको बताऊं, देखो ये देखो एक हमारा हाइड्रोजन ये है, 4 हाइड्रोजन ये, टोटल 5 होने चाहिए ना। देखो 2 हाइड्रोजन 3 हो गए और यहाँ पे 2, यानी कि 5 हाइड्रोजन हमारे हो जाते हैं। ऑक्सीजन देखा था 1 2 होते हैं, एक ये रहा, एक ये 2 हमारे हो गए, ठीक है। बाकी ये लिथियम ये हमारे अलग से निकल जाते हैं, ठीक है, ALL ये हमारा अलग कैटलिस्ट की तरह निकल जाते हैं। तो ये हमारा हो गया रिडक्शन टू बेंजाइल अल्कोहल। अब हमारी आखिरी आती है डी कार्बोक्सिलेशन। अब नाम से समझ आ रहा है डी कार्बोक्सिलेशन मतलब होता है डिलीटेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 पूरा बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जब बेंजोइक एसिड की रिएक्शन हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CO होता है, इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में इसको प्लस करेंगे तो हमारे यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है और हमारा बेंजीन बन जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये पूरा CO2 हमारा बाहर निकल जाएगा तो H हमारा डायरेक्टली आके यहाँ लग जाएगा तो हमारा बेंजीन बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ से जो हमारा पूरा निकला CO2 पूरा निकला है और एक O ये जो होता है तो CaCO3 हमारा पूरा बाहर कैल्शियम कार्बोनेट पूरा बाहर निकल जाता है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे फंडे क्लियर हो गए होंगे। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, इसी के बारे में सारा कुछ आपको समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ आखिरी में बात करते हैं एसिडिटी ऑफ एरोमेटिक एसिड के बारे में। तो देखो जैसे हमारा फिनॉल के बारे में था, सेम हमारा यहाँ पे होता है एरोमेटिक एसिड के बारे में कि ये हमारे एसिडिक क्या होते हैं, सेम ही कंसेप्ट आपका यहाँ लगेगा। तो अगर आपने फिनॉल के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है तो ये आपको बहुत सिंपल लगेगा। और भाई यहाँ तक कौन बंदा देख रहा है, भाई सैल्यूट है आपको, दिल से सैल्यूट है। अगर आप लगातार यहाँ तक देख सकते हो, ऑलरेडी 1.5 घंटे से ऊपर हो चुकी वीडियो, तो भाई कमेंट करके जरूर बताओ। अब हम बात करें और एरोमेटिक एसिड को डिफाइन करो, भाई ऐसे बच्चों को तो डिफाइन करना बनता है। तो जो हमारे एरोमेटिक एसिड है वो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैच करते हैं एरोमेटिक रिंग पे, ये हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये डिसोसिएट होते हैं पानी में तो उसके बाद ये भी हमारे H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा बेंजोइट आयन बन रहा है, ये हमारा पूरा बेंजीन है, COO नेगेटिव हमारा बन रहा है और ये हमारा पूरा बनके तैयार हो रहा है। मतलब ये भी हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, क्योंकि ये हमारे H पॉजिटिव को रिलीज कर रहे हैं। वही हिसाब है कि जो हमारा अकॉर्डिंग टू आरएनएस जो कंपाउंड हमारे H पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को देते हैं वो हमारे एसिडिक होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी एसिडिटी के बारे में। ये बात आप यहाँ लिख के आता ना, जो हमारा आरहेनियस कंसेप्ट है वो इसमें नहीं लिखा, क्योंकि फिनॉल में आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल्स में सारा कुछ क्लियर आउट हो चुका था। अब वही फंडा आएगा जो हमने फिनॉल में पढ़ा था कि अब बेंजोइक एसिड जब रिलीज करेगा बेंजोइट, तो हमारा जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारी इस बेंजोइट आयन पे डिपेंड करेगी कि भाई ये कितना स्टेबल है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो हमारी जो बेंजोइक एसिड है वो ओवरऑल इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, और कम स्टेबल है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो भाई एसिडिटी भी हमारी ऑलरेडी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेबिलिटी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के ऊपर। तो यहाँ सिंपल है कि जो हमारा बेंजोइट आयन है उस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, और भाई अब नेगेटिव चार्ज है तो इसको स्टेबल करने के लिए उसको
वो शेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको बेंजीन रिंग की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपस में ही डीलोकलाइज कर ले रहा है। जैसे देखो ये हमारा था ना, तो अब एक ये ऑक्सीजन है, एक ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले नंबर पे जो नेगेटिव है वो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है और जो डबल बॉन्ड है वो इधर आ जाता है। तो इस तरह हमारी शिफ्टिंग चलती रहती है। वही सिंपल फंडा मान लो कि ये हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना देता है। तो इस तरह यहाँ पे ये शेयरिंग चलती रहती है, नेगेटिव चार्ज पहले इधर, फिर इधर, इधर, फिर इधर, इस तरह चलता रहता है। और इनके आपस के इसकी वजह से ये स्टेबल रहते हैं और इनको रेजोनेंस की तो बाद में जरूरत पड़ेगी, पहले इनका यही काम हो जाता है। यही रीजन है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन बेंजोइट आयन हमारे स्टेबल होते हैं और इनकी जो एसिडिटी होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो इनके पास बेंजीन रिंग होती है जिसमें रेजोनेंस होती है, तो ये और ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाते हैं। अब वही आता है क्वेश्चन कि ये हमारे एलिफेटिक एसिड से क्यों स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड। तो सिंपल है कि एक तो इनके पास रेजोनेंस होती है, पहला फंडा। दूसरा इनके पास sp2 हाइड्रोजन है और इसकी वजह से क्या होता है कि S जो कैरेक्टर है हमारे यहाँ पे वो परसेंटेज 33.3 डिग्री मतलब परसेंट होता है और इसमें जो नॉर्मल एलिफेटिक है इसमें जो S पर है वो 25% होता है। तो जितना ज़्यादा S परसेंटेज होता है उतना ज़्यादा एसिडिक होता है, तो ये हमारा एसिडिक हो जाता है। और नॉर्मल अगर P के वैल्यू के बारे में बात करें तो बेंजोइक एसिड हमारा 4.20 है इधर और चले इधर है, और यहाँ पे हम बात करें तो 4.7 इससे ज़्यादा और ये इससे ज़्यादा, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, वीक एसिड हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इसके मुकाबले। तो अब अगर हम एकदम आखिरी टॉपिक के बारे में बात करें, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, उस पर भी अगर हम कोई ग्रुप जोड़ते हैं जो एज अ सब्स्टिट्यूट काम करेगा तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा या घटा देगा, वो भी हमें यहाँ बात करनी होती है। तो बेसिकली हमारे दो टाइप के ग्रुप होंगे, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एक होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। और हमारा यह ऐसे होता है कि जब ये डिसोसिएट होता है हमारा बेंजोइट आयन बनता है, तो इसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो हमारा बढ़ेगा या कम होगा। तो डोनेटिंग का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हो, ये सब मैं आपको ऑलरेडी फिनॉल एरोमेटिक एसिड सब मैं बता चुका हूँ कि अगर क्या होता है कि जैसे ये हमारा इस पर एक नेगेटिव चार्ज है और अगर यहाँ पे क्या होता है कि डोनेटिंग ग्रुप इस पर और डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो पहले से उस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर अगर कोई और डोनेट करेगा तो इससे क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। और अगर वही बंदा है कि किसी के ऊपर मान लो वही जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि मान लो 5 बंदे हैं और एक भाई एक्स्ट्रा बैग है उसको ले लेके सब चल रहे हैं, इधर उधर डिजोल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बैग और आ जाता है एक्स्ट्रा, तो अगर एक बैग और आ जाएगा तो भाई सारे लोग परेशान हो जाएंगे और उनकी स्टेबिलिटी यानी कि वो कम टाइम तक सर्वाइव कर पाएंगे, कम वो हो पाएगा। लेकिन वही मान लो कि यहाँ पे अगर कहा कि एक बंदा हो रहा था, वो बोले ला भाई मैं पकड़ लेता हूँ उस बैग को, यानी कि चार्ज उतना ही था लेकिन उसने क्या किया उस बैग को जो एक्स्ट्रा था उसको खुद शेयर कर लिया, तो सारे रिलैक्स हो जाएंगे। सेम फंडा यहाँ पे है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को और डोनेट कर रहे हैं। तो अगर इस पर पहले से एक नेगेटिव चार्ज था, अगर कोई और इसको इलेक्ट्रॉन और दे देगा यानी कि नेगेटिव और बढ़ेगा, तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। ये इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, हमारी स्टेबिलिटी कम होगी। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि अगर स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एसिडिटी बढ़ती है, अगर स्टेबिलिटी डाउन होती है तो हमारी एसिडिटी भी डाउन हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक्चुअल में क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा के स्टेबिलिटी कम कर देगा, तो हमारी एसिडिटी भी कम हो जाती है। इसके एग्जांपल हमारे एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अमीनो ग्रुप हो गए। फिर वहीं सेम बात करें विथड्रॉइंग ग्रुप के बारे में, तो ये वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ यानी कि एक्सेप्ट करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी कम हो जाएगी, यानी कि वही बंदा जो यहाँ पे कोई शेयर करने वाला आ गया तो हमारी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एसिडिटी भी हमारी बढ़ जाती है। इसके एग्जांपल हेलोजन, इसमें हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो गए। फिर नाइट्रो ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, एराइल ग्रुप हो गए जो रिंग वगैरह होती है, क्योंकि रिंग हमारी क्या करते हैं, रेजोनेंस क्रिएट करती है ना, तो ये भी हमारी स्टेबिलिटी को बढ़ा ही देता है। तो यहाँ पे आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा होगा। तो ये समझ आ रहा है कि जो डोनेटिंग ग्रुप है वो हमारी एसिडिटी को बढ़ा देता है, सॉरी कम कर देता है, क्योंकि ये और एक्स्ट्रा लोड दे देता है। वहीं जो विथड्रॉ ग्रुप है वो हमारी एसिडिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि वो उसके चार्ज को शेयर कर लेता है। अब यहाँ पे अगर एग्जांपल आप देखोगे, ये हमारा मान लो CO नेगेटिव पूरा मतलब हमारा बेंजोइट आयन है। अगर कोई हम यहाँ पे एल्काइल ग्रुप जोड़ देते हैं जो हमारा एक क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा और इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। अब इधर हमारा रेजोनेंस होगी, इधर रेजोनेंस, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी कम हो रही है और हमारी एसिडिटी यहाँ पे कम हो रही है। यही बात करें तो नाइट्रो ग्रुप है, तो इसने क्या किया, इधर से इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा, और जब शेयर करेगा तो डेंसिटी कम होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी और एसिडिटी हमारी बढ़ जाती है। तो आई होप आपको सारा का सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो अब हमने एक अपनी बड़ी यूनिट यानी कि 3 चैप्टरों को अपना एक साथ हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो अब अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अब भाई वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताओ। हमने पूरी की पूरी सेकंड यूनिट एक ही मतलब वीडियो में कवर कर दी है। तो बस मिलते हैं हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब आप भाई जितने भी क्वेश्चन है हमारे फिनॉल, एरोमेटिक अमीन एसिड सबकी डेफिनेशन कमेंट करके लिखो। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसकी जो PDF आपको चाहिए होगी तो हमारा जो मतलब ऐप है केयरवेल फार्मा ऐप, वहाँ पे आपको इसको देखने को मिल जाएगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।